अध्याय 890 सफलता प्रस्थान। जैसा कि तांग जेन ने भविष्यवाणी की थी, जैसे ही वे उस क्षेत्र में दाखिल हुए जहां विमान खड़े थे, अम्ब्रेला के सशस्त्र कर्मी उत्सुकता से बाहर आ गए। उसी समय 6 बैरल वाली मशीन गन लिए एक जैविक राक्षस भी सबकी नज़रों के सामने प्रकट हुआ और एलिस पर धीमी दहाड़ लगाए। हालांकि मूल कथानक के विपरीत अब अम्ब्रेला को न केवल एलिस से निपटना होगा, जो विकसित होना शुरू हो गई है, बल्कि तांग जेन और एक शुद्धिकरण नाइट से भी निपटना होगा। अगर यह कोई आम इंसान होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन अम्ब्रेला आतंकवादियों की मारक क्षमता के सामने उन्हें आसानी से काबू किया जा सकता था। दुर्भाग्यवश तांग जेन और गंजा आदमी साधारण नागरिक नहीं थे। 3 बेहद कुशल दुश्मनों का सामना करते हुए इन अम्ब्रेला आतंकवादियों का अंत निश्चित था। बार बार गोलीबारी करने के बावजूद उन्हें एक के बाद एक जल्दी ही मार गिराया गया। उनके शरीर और अंग चारों ओर बिखरे पड़े थे। यहाँ तक कि हाइव के बचे हुए जीवों से संशोधित जैविक राक्षस भी तांग जेन के मुंह से जमीन पर गिर गया और काफी देर तक बिना उठे संघर्ष करता रहा। अब जब काम पूरा हो गया है तो बाकी सब आसान है। तांग जेन को वह मिल गया जो वह चाहता था। हालांकि यह ओरिजिन स्टोन डिटेक्टर से प्राप्त वास्तविक डेटा नहीं था, लेकिन अब उसके पास इसे प्राप्त करने का एक तरीका था। एलिस और बाकी सब लोग विमान में सवार हो गए। भाई बहन और गंजा आदमी भी तांग जेन के आदेश पर विमान में सवार हो गए, ताकि उसके आगे के कार्यों पर कोई असर न पड़े। केबिन में बैठी एलिस पर एक नज़र डालते ही तांग जेन समझ गया कि यह महिला जल्द ही अप्रत्याशित रूप से मर जाएगी। शायद जब वे दोबारा मिलेंगे तो तांग जेन के सामने प्रकट होने वाली एलिस उसकी क्लोन होगी। हालांकि दूसरी ओर यह महिला स्वयं भी एक क्लोन है, बस उसे इस बात का पता नहीं है। तांग जेन को एलिस के अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन क्लोन बनाने के उपकरण में उसकी बहुत रुचि थी। अगर उसे मौका मिलता तो वह स्वाभाविक रूप से इसे अपने लूचेंग ले जाना चाहता। यहाँ तक कि उसे खुद भी यह स्वीकार करना पड़ा कि इस दुनिया का तकनीकी स्तर कई मामलों में मूल दुनिया से आगे था, इसलिए इसका उपयोग करना स्वाभाविक था। तांग जेन ने अपने बगल में खड़े अम्ब्रेला प्रतिनिधि पर एक नज़र डाली। उसकी आंखों में घृणा की झलक दिखाई दी और फिर उसने दूर से ही बंद लोहे के गेट को खोल दिया। प्रभारी व्यक्ति के भय से देखते ही देखते अनगिनत ज़ॉम्बी उसकी ओर दौड़ पड़े और उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। टुकड़े टुकड़े करके बिखर जाने का एहसास महसूस करें, यह एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। ये शब्द कहने के बाद तांग जेन अचानक गायब हो गया। धिक्कार है, मुझे छोड़कर मत जाओ। घोर अंधेरे रात के आकाश में अम्ब्रेला नेता की चीख अचानक गूंजी, लेकिन ये जल्दी ही बंद हो गई। केवल धीमी गुर्राहट और ज़ोंबी के खाने की आवाज़ें ही सुनाई देती रहीं। तांग जेन धीरे धीरे सड़क पर चल रहा था। लाभ उठाने और नुकसान से बचने की उसकी सहज प्रवृत्ति के कारण उसके आसपास मौजूद किसी भी ज़ोंबी ने उसके पास आने की हिम्मत नहीं की। अगला कदम स्वाभाविक रूप से ओरिजिन स्टोन की खोज जारी रखना है। जब तांग जेन को लगा कि उसे अभी कुछ और समय तक खोज करनी होगी, तभी अचानक उसे अप्रत्याशित रूप से अच्छी खबर मिली। पूरे रैकून सिटी में चली खोज के दौरान कई आत्माओं ने अनजाने में ओरिजिन स्टोन के निशान खोज लिए, जिसके बाद 2 समूह इसके लिए आपस में लड़ने लगे। हालांकि जब आत्माओं के झुंड ने यह खबर सुनी तो वे वहां पहुंचे। दोनों पक्ष भयभीत हो गए और बिना किसी पूर्व समझौते के भागने का विकल्प चुना। यहाँ तक कि जब वे जा रहे थे तब भी इन लोगों ने ओरिजिन स्टोन वाले बक्सों को छोड़ने से इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप उन भयंकर आत्माओं द्वारा निशाना बनाए जाने और कई लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने के बाद इन योद्धाओं को तुरंत एहसास हुआ कि इन आत्माओं का असली निशाना ओरिजिन स्टोन था। अपनी जान बचाने के लिए इन लड़ाकों के पास बक्सों को छोड़ने और फिर अनगिनत आत्माओं का पीछा करते हुए हताशा में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही संरक्षक ने बोलना समाप्त किया, आत्माएं एक एक करके लौट आईं और अपने साथ बक्से भी ले आईं। क्योंकि ये बक्से बहुत भारी थे, इसलिए आत्माओं को इन्हें ले जाने में बहुत कठिनाई हुई, इसलिए उन्होंने कुछ ज़ोंबी को कुली के रूप में काम करने के लिए नियंत्रित किया। तांग जेन ने मिश्र धातु के बक्से लिए हुए ज़ॉम्बियों की कतार को पास आते देखा और मानो उसके मन में कुछ विचार आया हो। उसने पहरेदार की ओर मुड़कर उसे कुछ निर्देश दिए। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं और वह बार बार सिर हिलाता रहा, मानो बहुत उत्साहित हो। ज़ॉम्बीज़ पहले ही बक्से नीचे रख चुके थे। तांग जेन ने लापरवाही से एक बक्सा खोला और तुरंत ही उसकी आंखों के सामने एक चमकदार ओरिजिन स्टोन प्रकट हो गया। हालांकि इन उत्पत्ति पत्थरों को देखकर तांग जेन के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने गंभीरता से एक उत्पत्ति पत्थर उठाया और उसे अपनी हथेली में रखकर ध्यान से महसूस किया। कुछ ही सेकंड बाद तांग जेन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन से प्राप्त ओरिजिन स्टोन्स का ये बैच साधारण निम्न श्रेणी के ओरिजिन स्टोन्स नहीं थे, जिनका उपयोग राजा स्तर के साधकों के बीच मुद्रा के रूप में किया जाता था और जिनमें केवल थोड़ी मात्रा में विधि शक्ति होती थी, बल्कि ये शीर्ष श्रेणी के ओरिजिन स्टोन्स थे जो अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए थे। उत्पत्ति पत्थरों को श्रेणीबद्ध किया जाता है। निम्न श्रेणी के उत्पत्ति पत्थरों में केवल थोड़ी मात्रा में विधि शक्ति होती है, जबकि मध्यम से उच्च श्रेणी के उत्पत्ति पत्थरों में अधिक विधि शक्ति होती है और यहाँ तक कि दुनिया की उत्पत्ति के अंश भी मौजूद होते हैं।
हालांकि उच्चतम श्रेणी के ओरिजिन स्टोन की तुलना में ये सभी महत्वहीन हैं, क्योंकि यही असली ओरिजिन स्टोन है। क्योंकि इन उच्च श्रेणी के ओरिजिन स्टोन में दुनिया का वह मूल तत्व समाहित है जो अभी तक सामने नहीं आया है, जो इन्हें बिल्कुल अनमोल बनाता है। दरअसल इस तरह की अपूर्ण दुनिया में ही इस तरह का उच्च श्रेणी का ओरिजिन स्टोन पाया जा सकता है। दुर्भाग्य से इसे पाने की संभावना बेहद कम है। यहाँ तक कि तांग जेन ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे संयोगवश इस तरह का उच्च श्रेणी का ओरिजिन स्टोन मिल जाएगा। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए तांग जेन ने शेष सभी मिश्र धातु के बक्से खोल दिए और उसकी खुशी और भी बढ़ गई। अपने हाथों में चमकता हुआ सर्वोत्तम श्रेणी का ओरिजिन स्टोन पकड़े हुए तांग जेन को पता था कि इस बार उसे सोने की खान मिल गई है। क्योंकि इनमें संसार का मूल समाहित है, इसलिए निम्न श्रेणी के मूल पत्थरों और उच्च श्रेणी के मूल पत्थरों के बीच विनिमय अनुपात स्वाभाविक रूप से भिन्न होता है। उच्च श्रेणी के मूल पत्थरों के इस जत्थे के साथ तांग जेन निश्चित रूप से विधि नक्षत्र को पुनर्तः प्रकाशित करने में सक्षम होगा। कुछ देर तक दिल खोलकर हंसने के बाद तांग जेन ने सभी ओरिजिन स्टोन इकट्ठा किए और बिना किसी हिचकिचाहट के जल्द ही गायब होने वाले शहर को छोड़ दिया। अगला लक्ष्य उन नौसैनिक अड्डों में मौजूद सभी आकार के जहाज हैं। 2 दिन बाद तांग जेन अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए एक नौसैनिक बंदरगाह के पास दिखाई दिया। रैकून सिटी छोड़ने के बाद से तांग जेन इस दुनिया में नौसैनिक अड्डे की ओर तेजी से बढ़ रहा था। फिर उसने रात के अंधेरे में एक जहाज पर सवार होकर अपने भंडारण स्थान में उन सभी जहाज़ों को जमा कर लिया जो उसे दिखाई दिए। उन जहाज़ों पर मौजूद चालक दल के सदस्यों की बात करें जिन्हें उग्र आत्माओं ने भगा दिया था, वे लंबे समय से भयभीत थे और घबराहट में भाग गए थे, उनके ठिकाने का कोई पता नहीं था। तांग जेन ने खाली गोदी पर एक नज़र डाली और भावुक हो गया। पिछली बार जब उसने पुराने जहाज़ इकट्ठा किए थे वह भी इसी सैन्य बंदरगाह पर। पहले के उजाड़ दृश्य की तुलना में ये स्थान अब कहीं अधिक समृद्ध है और चारों ओर सैन्य सुविधाएं मौजूद हैं। दुर्भाग्यवश बहुत जल्द ये जगह वीरान हो जाएगी और धीरे धीरे हवा और बारिश के कारण खंडहर में तब्दील हो जाएगी। जब अगला चक्र शुरू होगा तो ये स्थान अपनी पूर्व की तरह चहल पहल और समृद्धि से भरपूर स्थिति में लौट आएगा। तांग जेन ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है और बड़ी संख्या में उच्च श्रेणी के मूल पत्थर प्राप्त किए हैं, जिससे ये यात्रा वास्तव में फलदायी साबित हुई है। इसके अलावा उसे एक स्पष्ट पूर्वाभास था कि अगर वह और अधिक समय तक रुका रहा तो अप्रत्याशित खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। फोन की स्क्रीन पर स्विच करते हुए तांग जेन ने वापसी का विकल्प चुना और बंजर भूमि की दुनिया को छोड़ दिया। जैसे ही वह वहां से निकला, आकाश में बिजली चमकी और गरज सुनाई दी और अचानक बिजली का एक विशाल बोल्ट प्रकट हुआ जो ठीक उसी स्थान पर गिरा जहां वह अभी खड़ा था। फिर समुद्र का पानी तेजी से संघनित होकर एक विशालकाय जलराशि का रूप ले लिया जो उस स्थान पर खामोश गर्जना कर रही थी जहां तांग जेन गायब हो गई थी। जल दानव से काफी आगे एक मशरूम के आकार का बादल धीरे धीरे आकाश में उठ रहा था। स्टॉप्ड। अध्याय 891 कानूनों का शक्तिशाली अनुप्रयोग। पोर्टल से धीरे धीरे बाहर निकलते हुए तांग जेन गंभीर भाव से साधना कक्ष के केंद्र में बैठ गया। हाथ के एक सहज इशारे से उसके सामने मिश्र धातु के बक्सों का एक ढेर प्रकट हुआ जिनके ढक्कन उठाए गए और अंदर करीने से रखे हुए उच्च श्रेणी के ओरिजिन स्टोन दिखाई दिए। पलक झपकते ही इस उच्च श्रेणी के ओरिजिन स्टोन से निकलने वाली रोशनी से पूरा साधना कक्ष जगमगा उठा। इसकी चमक प्रवाहित हो रही थी और मनमोहक रंगों से भर गई थी। यदि अन्य राजा स्तर के साधक इस दृश्य को देखते तो वे पूरी तरह से चौंक जाते और बिना किसी झिझक के इसे छीनने के लिए आगे बढ़ते। किसी भी उच्च कोटि के साधक के लिए यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। दुर्भाग्यवश ये सौभाग्य केवल तांग जेन को ही प्राप्त था और किसी अन्य व्यक्ति को इस आश्चर्यजनक और विस्मयकारी दृश्य को देखने का अवसर नहीं मिला। एक बार फिर उसकी प्रशंसा करने के बाद तांग जेन ने अपना दृष्टिकोण बदला और फोन की स्क्रीन की ओर मुड़ गया। एक विचार के साथ ही जमीन पर पड़ा उच्च श्रेणी के ओरिजिन स्टोन से भरा एक डिब्बा पल भर में गायब हो गया और उसी समय तांग जेन को चौंका देने वाली संख्याओं का एक समूह उस क्षेत्र में प्रकट हुआ जिसमें ओरिजिन स्टोन की मात्रा प्रदर्शित की गई थी। जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी के मूल पत्थरों के आदान प्रदान में भारी अंतर था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक पत्थर 10,000 के बराबर था। इन उच्च श्रेणी के ओरिजिन स्टोन के साथ लॉस्टॉस को रोशन करना अब कोई समस्या नहीं है। हालांकि क्योंकि यह एक अपूर्ण दुनिया से आता है, इसलिए यहाँ के अधिकांश स्रोत पत्थर 4 तत्वों पृथ्वी, लकड़ी, जल और अग्नि के हैं। अन्य प्रकार के स्रोत पत्थर अत्यंत दुर्लभ हैं या फिर बिल्कुल भी मौजूद नहीं हैं। वास्तविक दुनिया में ऐसी स्थिति कभी नहीं हो सकती, लेकिन अब तांग जेन के आगमन के साथ पूरी दुनिया में जबरदस्त बदलाव आने लगे हैं। हालांकि तांग जेन को ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि चाहे जिस प्रकार का स्रोत पत्थर खोजा जाए, अन्य प्रकाश स्रोत भी कुछ हद तक मौजूद होंगे। हालांकि इसका तांग जेन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। उसे केवल उन लॉस्टॉस को सक्रिय करने की आवश्यकता थी जिन्हें वह वर्तमान में सक्रिय कर सकता था। अन्य लॉस्टॉस के लिए आवश्यक ओरिजिन स्टोन की बात करें तो उन्हें भविष्य में धीरे धीरे इकट्ठा किया जा सकता है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए तांगजेन ने तुरंत अग्नि तत्व से जुड़े तारे पर ध्यान केंद्रित किया और उसे प्रज्वलित करने का विकल्प चुना। जिस स्रोत पत्थर में अभी अभी रक्त संचारित किया गया था वह तुरंत सिकुड़ गया और उसी समय अग्नि तत्व नियम तारे पर अंकित चिन्ह तेजी से चमक उठे। तांगजेन को मानो एक जोरदार धमाका सुनाई दिया और उसका चेतना क्षेत्र पल भर में अग्नि के सागर से घिर गया। तांगजेन मानो उसमें लीन हो गया था, लगातार अग्नि तत्व के नियमों के चमत्कारों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर अचानक ज्ञानोदय की मुस्कान आ गई। उसके शरीर से 7 रंगों की ज्वालाओं की एक परत उठी, जो एक छोटे अजगर की तरह इधर उधर घूम रही थी और बेहद जीवंत प्रतीत हो रही थी। कुछ समय बाद आग की लपटें धीरे धीरे गायब हो गईं और तांगजेन ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों की पुतलियों में 2 रंगीन लपटें जलती हुई प्रतीत हुईं, लेकिन वे पल भर में गायब हो गईं। इस समय फोन की स्क्रीन पर मौजूद अग्नि तत्व का तारा भी पूरी तरह से जगमगा रहा था और उससे चिलचिलाती रोशनी निकल रही थी। जैसे ही तांगजेन की नज़र अग्नि तत्व वाले तारे पर पड़ी, उसने उसके पीछे फैले और जुड़े हुए तारों को देखा और तुरंत ही उसकी आंखों के सामने कई उपशीर्षक दिखाई दिए। अग्नि सागर अपग्रेड करने योग्य अग्नि नियम का एक बुनियादी अनुप्रयोग जो 5 किलोमीटर के दायरे में ज्वालाओं का सागर बना सकता है और सब कुछ झुलसा सकता है। विनिमय मूल्य 100,000 उत्पत्ति। पत्थर भट्टी अपग्रेड करने योग्य अग्नि नियम का मूल अनुप्रयोग घनी लपटें ध्रुवीकरण करती हैं, जिससे एक निर्दिष्ट क्षेत्र सील हो जाता है। विनिमय मूल्य 100,000 ओरिजिन स्टोन। फ्लेम सर्वेंट अपग्रेड करने योग्य अग्नि नियम का एक बुनियादी अनुप्रयोग लगभग 20 मीटर ऊंचा ज्वाला दैत्य 10 मिनट के लिए बना सकता है। विनिमय मूल्य 100,000 ओरिजिन स्टोन। कामुकता की आग में जलता हुआ अग्नि नियम का मध्यवर्ती अनुप्रयोग इच्छा को प्रज्वलित करता है, शरीर को जला देता है। प्रभावी सीमा 5 किलोमीटर है। विनिमय मूल्य 10 लाख ओरिजिन स्टोन है। अति प्रखर दहन अग्नि नियम का एक उन्नत अनुप्रयोग। दृष्टि में आने वाली हर वस्तु धातु, जल, पत्थर जल सकती है, जिससे संसार भस्म हो जाएगा। विनिमय मूल्य 10 मिलियन ओरिजिन स्टोन। जैसे जैसे उसकी निगाहों की गति के साथ अग्नि आधारित नियमों का विवरण उसकी आंखों के सामने प्रकट होता गया, तांगजेन की मुस्कान और चौड़ी होती गई। अग्नि तत्व के नियमों के अनुप्रयोगों के सभी परिचय पढ़ने के बाद वह उनकी भयावह शक्ति से तुरंत स्तब्ध रह गया, क्योंकि अग्नि तत्व के नियमों के बुनियादी अनुप्रयोग भी साधारण साधकों के कौशल की पहुंच से बहुत परे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राजा स्तर के साधक भी नियमों की शक्ति पर महारत हासिल करने के लिए इतने दृढ़ संकल्पित हैं, क्योंकि यह वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। बचे हुए ओरिजिन स्टोन की संख्या पर एक नज़र डालने के बाद तांगजेन ने बिना किसी झिझक के तुरंत बचे हुए आधे से अधिक शीर्ष श्रेणी के अग्नि प्रकार के ओरिजिन स्टोन को रिचार्ज करने का विकल्प चुना। उत्पत्ति पत्थरों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए तांगजेन ने 2 मूलभूत अनुप्रयोगों का चयन किया, अग्नि सागर और ज्वाला सेवक। उन्होंने जलनशील इच्छा और अग्नि का क्षेत्र नामक एक मध्यवर्ती विधि अनुप्रयोग का भी चयन किया। अग्नि क्षेत्र मध्यवर्ती नियम अनुप्रयोग। यह क्षेत्र अग्नि ऊर्जा को बनाए रखता है जबकि अन्य सभी ऊर्जाओं को प्रतिकर्षित करता है, जिससे अग्नि नियम की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। विनिमय मूल्य 10 लाख उत्पत्ति पत्थर। इस समय तक तांगजेन ने अपने अधिकांश अग्नि तत्व स्रोत पत्थरों का उपयोग कर लिया था और उसने बाकी को भविष्य के उपयोग के लिए बचा कर रखा था। अग्नि आधारित नियमों के 4 अलग अलग स्तरों के अनुप्रयोग में महारत हासिल करने के बाद तांगजेन ने इन नियमों की शक्ति का परीक्षण करने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने एक अन्य नियम आधारित तारे की ओर रुख किया। यह एक ऐसा तारा है जो जल के नियमों द्वारा शासित है। तांगजेन, जो वर्तमान में जल जगत पर विजय प्राप्त कर रहा है, के लिए जल के नियमों में महारत हासिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि इस बार प्राप्त किए गए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले स्रोत पत्थरों में सबसे अधिक संख्या में सुनहरी मिट्टी के प्रकार के स्रोत पत्थर थे, जबकि वास्तव में पानी के प्रकार के स्रोत पत्थर बहुत कम थे। बेशक ये कानूनों के सितारों को रोशन करने के लिए काफ़ी से भी अधिक है। जल प्रणाली के इन उच्च श्रेणी के स्रोत पत्थरों को आत्मसात करने के बाद तांगजेन ने जल प्रणाली के नियम सितारों को देखा और उन्हें प्रकाशित करने का विकल्प चुना। ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश से एक प्रचंड जलप्रपात उतर आया हो, जो सभी जीवित प्राणियों को निगल गया हो और फिर पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया हो। ये जहां भी जाता है तुरंत एक विशाल महासागर में बदल जाता है। जिस प्रकार अग्नि तत्व के नियम तारे को प्रज्वलित करते समय तांगजेन ने जल तत्व के नियम तारे को प्रज्वलित करते समय ज्ञान की अवस्था में प्रवेश किया, उसी प्रकार नियमों के प्रति उनकी समझ और भी गहरी होती गई। जल नियम तारा पूरी तरह से प्रकाशित हो जाने के बाद तांगजेन का ज्ञानोदय समाप्त हो गया और उन्होंने जल नियम तारे द्वारा विस्तारित और जुड़े विभिन्न महाअनुप्रयोगों की जांच शुरू कर दी। जिस प्रकार अग्नि के नियम लागू होते हैं, उसी प्रकार जल के ये नियम भी उतने ही शक्तिशाली हैं। स्वर्गीय नदी का दुर्बल जल जल नियमों का एक मूलभूत अनुप्रयोग, इस पर पंख भी नहीं तैर सकता और इसके आवरण क्षेत्र में कुछ भी अछूता नहीं रहता। विनिमय मूल्य 100,000 उत्पत्ति पत्थर। अत्यधिक संक्षारक और विषैला जल नियम का मध्यवर्ती अनुप्रयोग।
सभी जल को एक अत्यंत विषैले संक्षारक घोल में परिवर्तित कर देता है जो धातु और पत्थर के लिए अभेद्य है, संपर्क में आते ही तत्काल मृत्यु। विनिमय मूल्य 10 लाख ओरिजिन स्टोन। स्वर्गीय नदी का प्रवाह उलट जाता है। जल नियम का एक उन्नत अनुप्रयोग जो स्वर्गीय नदी के जल को कम कर सकता है, जिससे 1000 मील का क्षेत्र पल भर में जलमय साम्राज्य में परिवर्तित हो जाता है। विनिमय मूल्य 10 मिलियन ओरिजिन स्टोन। अपने पास बचे जल तत्व स्रोत पत्थरों की संख्या की जांच करने के बाद तांग जेन ने आह भरी और केवल उन्हें स्वर्गीय नदी कमजोर जल नियम के बुनियादी अनुप्रयोग के बदले में ही दे सका। जहां तक उन अन्य अनुप्रयोगों की बात है जिनकी तांग जेन को चाह थी, वह केवल तभी प्रतीक्षा कर सकता था जब उसके पास भविष्य में उनके बदले में देने के लिए पर्याप्त जल तत्व वाले पत्थर हों। स्टॉप्ड स्पीकर ब्राउज़र। अध्याय 892 युद्धपोत तैनात। तांग जेन को इस बात का पता नहीं था कि जैसे जैसे वह एक एक करके नियम के तारों को रोशन कर रहा था, वह रहस्यमय तारा भी चुपचाप और अदृश्य रूप से बदल रहा था। सामान्य परिस्थितियों में इसमें परिवर्तन तभी होता है जब ये दुनिया की उत्पत्ति को आत्मसात कर लेता है। हालांकि उस समय तांग जेन एक उच्च श्रेणी के ओरिजिन स्टोन का उपयोग कर रहा था और इसी चीज के अस्तित्व के कारण रहस्यमय तारे में परिवर्तन आया। इसका कारण यह है कि इन उच्च श्रेणी के स्रोत पत्थरों में विश्व मूल के पत्थरों की काफी मात्रा मौजूद होती है। यद्यपि दुनिया की उत्पत्ति और उत्पत्ति के पत्थर का आपस में संबंध है, फिर भी उनके मूल्य अतुलनीय हैं। हालांकि तांग जेन ने पुनर्जीवन के लिए उच्च श्रेणी के उत्पत्ति पत्थरों का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उत्पत्ति पत्थरों में निहित दुनिया की उत्पत्ति भी खो गई थी। ऐसे में तो दादी के परिवार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। सच्चाई यह है कि जब सर्वोच्च स्रोत पत्थर फोन द्वारा अवशोषित किया जा रहा था, उसी दौरान दुनिया की उत्पत्ति भी अलग हो गई और उस रहस्यमय तारे द्वारा अवशोषित हो गई। जैसे ही तांग जेन ने अपना ध्यान उन नियमों के अनुप्रयोग पर केंद्रित किया, रहस्यमय तारा थोड़ी देर के लिए झिलमिलाया और फिर अपनी पिछली स्थिति में लौट आया। पूरी तरह से एकाग्रचित तांग जेन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इस समय तक उन्होंने जल और अग्नि के 2 नियमों के सितारों को पूरी तरह से प्रकाशित कर दिया था और बड़ी संख्या में उच्च श्रेणी के स्रोत पत्थर लगभग समाप्त हो चुके थे। कितनी अफसोस की बात है, लगता है कि हम इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते। तांग जेन ने आह भरी अनिच्छा से अपने फोन की स्क्रीन से नजरें हटाईं और लापरवाही से बचे हुए सभी उच्च श्रेणी के ओरिजिन स्टोन को एक तरफ रख दिया। अब उसने कई शक्तिशाली कानूनों के प्रयोग में महारत हासिल कर ली है और यदि वह उन्हें उजागर कर दे तो वह निश्चित रूप से अपने दुश्मनों के लिए एक दुर्स्वप्न बन जाएगा। ये कहा जा सकता है कि तांग जेन की वर्तमान शक्ति अपने समकक्षों में बिल्कुल अजेय है। भले ही दुश्मन का स्तर उससे अधिक हो, जब तक उनके पास नियमों की शक्ति पर नियंत्रण नहीं है, वे निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उसे इस बात का पता नहीं था कि तांग जेन ने इमारतों की दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए शक्ति का एक और स्रोत प्राप्त कर लिया था। अगला कदम जल जगत की ओर बढ़ना और उन समुद्री जीवों के साथ वास्तविक मुठभेड़ करना है। तांग जेन इस लड़ाई के लिए बेहद उत्सुक था, क्योंकि केवल उन्हें पीड़ा और भय पहुंचाकर और समुद्री जनजातियों को ये बताकर कि वे पवित्र ड्रैगन शहर का मुकाबला नहीं कर सकते, सौदेबाजी की योजना तभी सफल हो सकती थी। अन्यथा होली ड्रैगन सिटी द्वारा पेश की जाने वाली विनिमय वस्तुएं कितनी भी अच्छी क्यों न हो, आप अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में भूल जाए। साधना कक्ष से बाहर निकलते ही तांग जेन ने तुरंत युद्ध का आदेश जारी कर दिया, जिससे पूरे पवित्र ड्रैगन शहर में अफरा तफरी मच गई। टावर सिटी की दुनिया में टेलीपोर्ट किए गए सभी नौसैनिक कर्मी अपने अपने स्थानों पर थे और तांग जेन द्वारा वापस लाए गए जहाज़ों को प्राप्त करने और उनका परीक्षण करने के लिए तुरंत होली ड्रैगन सिटी के पीछे की घाटी की ओर चल पड़े। आदेश मिलते ही होली ड्रैगन सिटी के कुल 100,000 योद्धा तेजी से होली ड्रैगन सिटी के पीछे की घाटी में इकट्ठा होने लगे। परग्रही जातियों की स्तब्ध और ईर्ष्यालु निगाहों के बीच पूर्णतया हथियारों से लैस होली ड्रैगन सिटी के योद्धाओं के दस्ते उच्च मनोबल के साथ भीतरी शहर में प्रवेश कर गए। बाहर की ओर देखने पर होली ड्रैगन सिटी के सामने की चौड़ी सड़क अंधेरे आकृतियों से भरी हुई थी, एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर किसी का भी खून खौल उठेगा। इस समय अधिकाधिक योद्धा पीछे की घाटी में एकत्रित हो रहे थे। 10,000 पुरुषों के बड़े वर्गाकार गठन बना रहे थे, जो टेलीपोर्टेशन गेट से गुजरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पोर्टल में प्रवेश करने वाला पहला समूह मूल विश्व साझेदारों द्वारा जुटाए गए नौसैनिक कर्मियों का था। वे एक सेवामुक्त जहाज से परिवर्तित मंच पर खड़े थे और अचानक प्रकट हुए विशाल युद्धपोतों को अविश्वास से देख रहे थे। अगर उनके चेहरों पर समुद्र के पानी के छींटे पड़ने का अविश्वसनीय रूप से वास्तविक एहसास न होता, तो शायद वे सोचते कि वे सपना देख रहे हैं। उनके लिए ये दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। हालांकि वे जानते थे कि टावर सिटी वर्ल्ड एक जादुई जगह है जिसमें हर तरह की अविश्वसनीय चीजें हैं, फिर भी विभिन्न देशों के ये नौसैनिक कर्मी ऐसी चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद बेहद हैरान रह गए। हे भगवान, मुझे ये दुनिया बेहद पसंद है। आइसबियर एलायंस का एक अधिकारी समुद्र पर तैरते हुए बिल्कुल नए युद्धपोत को देखते हुए मन ही मन कुछ बुदबुदाया। उस समय नौसेना कर्मियों द्वारा इसी तरह की भावनाएं व्यक्त करना एक आम दृश्य था। कृपया जहाज पर सवार हो जाए।
निरीक्षण पूरा होने के बाद हमारे सैनिक सवार हो जाएंगे। होली ड्रैगन सिटी का एक साधक, जो काले कवच में लिपटा हुआ था, ने तांग झेन से अपनी तीव्र दृष्टि हटाई और अपने बगल में खड़े नौसेना अधिकारी की ओर मुस्कुराया। ये सुनकर नौसेना के अधिकारी तुरंत पास के जहाज पर चढ़ गए और उस अपरिचित से दिखने वाले युद्धपोत की सावधानीपूर्वक जांच करने लगे। दरअसल पेशेवर सैनिक होने के नाते वे विभिन्न देशों के मुख्य युद्धपोतों से अच्छी तरह परिचित हैं और महज एक नज़र में उनकी उत्पत्ति बता सकते हैं। हालांकि हमारे सामने खड़े ये विशालकाय युद्धपोत स्पष्ट रूप से सेवा और रखरखाव के संकेत दिखाते हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से मूल दुनिया के किसी भी देश के स्वामित्व वाले युद्धपोत नहीं हैं। तो ये युद्धपोत कहाँ से आए? इन युद्धपोतों के अलावा होली ड्रैगन सिटी के पास और कौन कौन से गुप्त तुरुप के पत्ते हैं? युद्धपोत पर मौजूद हथियारों को छूते हुए सैनिक अपने विचारों को भटकने से रोक नहीं पाए। हालांकि ये विचार उनके मन में बस एक पल के लिए ही आए। फिलहाल उनका मुख्य काम इन जहाज़ों का पूरी तरह से निरीक्षण करना और फिर सीधे युद्ध के मैदान की ओर बढ़ना था। युद्धपोतों की कमान संभालने और विशाल महासागर में युद्ध करने का विचार उन सैनिकों को रोमांच से भर देता था, जिन्होंने अपना लगभग आधा जीवन समुद्र को समर्पित कर दिया था, लेकिन उन्हें कभी भी वास्तविक नौसैनिक युद्धों में भाग लेने का मौका नहीं मिला था। हा, मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। एशियाई संघ के एक नौसेना अधिकारी ने दिल खोलकर हंसते हुए अपने चेहरे पर उम्मीद की झलक दिखाते हुए पास ही स्थित एक अन्य युद्धपोत की ओर देखा। वह युद्धपोत किसी अन्य सहयोगी के कमांड में था और उस समय एक सैनिक जोश और चुनौती भरी निगाहों से इस दिशा में देख रहा था। सब लोग ध्यान से सुनो, यह मिशन त्रुटिहीन रूप से पूरा होना चाहिए। किसी को भी मुझे निराश करने की अनुमति नहीं है। हमें उन लोगों को ये बताना होगा कि संयुक्त सेनाओं में हम थल युद्ध में सबसे शक्तिशाली हैं और नौसैनिक युद्ध में भी हमारा कोई मुकाबला नहीं है। क्या आपको भरोसा है? एशियाई नौसेना संघ की वर्दी पहने उस व्यक्ति ने अपने सामने खड़े सैनिक पर चिल्लाया। उनका जवाब एक सशक्त और प्रभावशाली पुष्टि थी। प्रत्येक युद्धपोत पर ऐसे ही दृश्य देखने को मिल रहे थे। विशेष रूप से चयनित ये सभी सैनिक दृढ़ निश्चयी थे और किसी भी कीमत पर अन्य देशों के सैनिकों से पीछे नहीं रहना चाहते थे। कुछ ही समय में युद्धपोत व्यस्त लोगों से भर गए, क्योंकि उन्होंने पूरे जहाज का अंदर से बाहर तक निरीक्षण किया और अंततः एक निष्कर्ष पर पहुंचे। ये युद्धपोत अच्छी स्थिति में हैं और थोड़े से अभ्यास के बाद इन्हें तुरंत समुद्र में उतारा जा सकता है और युद्ध में भाग लिया जा सकता है। बेशक निरीक्षण के दौरान इन सैनिकों को कई सुराग भी मिले, जिससे उन्हें एक स्पष्ट संदेह हुआ। हालांकि यह विचार इतना सनसनीखेज था कि उन्हें भी इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा। सब कुछ सही होने की पुष्टि करने के बाद लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे होली ड्रैगन सिटी के साधकों ने तुरंत होली ड्रैगन सिटी को संदेश भेज दिया। प्रत्येक सेना के कमांडरों के आदेश के साथ लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे होली ड्रैगन सिटी के योद्धा एक लंबे अजगर की तरह धीरे धीरे पोर्टल से गुजरने लगे, जिसका आरंभ और अंत दिखाई नहीं दे रहा था। पोर्टल पार करने के बाद वे युद्धपोत पर सवार हो गए और चुपचाप प्रस्थान की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही पूरी तरह से लदा एक युद्धपोत धीरे धीरे समुद्री मंच से रवाना हुआ, दूसरे युद्धपोत ने होली ड्रैगन सिटी के योद्धाओं को ले जाना शुरू कर दिया। उसी समय इन युद्धपोतों के पीछे छोटी नावों की एक लंबी कतार चल रही थी, जो सभी कामचलाऊ हथियारों से लदी हुई थीं। जैसे ही होली ड्रैगन सिटी के सभी योद्धा जहाज पर सवार हो गए, भव्य युद्धपोत एक साथ लहरों को चीरता हुआ धीरे धीरे जललोक की गहराई की ओर चल पड़ा। स्टॉप्ड। अध्याय 893 हाइड्रा जनजाति। जैसे ही पवित्र ड्रैगन शहर की सेना रवाना हुई, जल जगत के समुद्री जीव भी युद्ध की तैयारी में जुट गए। मास्टिफ ड्रैगन जनजाति के विनाश की खबर फैलने के साथ साथ भागते हुए समुद्री दानव योद्धाओं द्वारा किए गए व्यापक प्रचार के कारण कई समुद्री जनजातियों को पवित्र ड्रैगन शहर के अस्तित्व के बारे में पता चला। अन्य जनजातियां अज्ञात मूल की इस शत्रु सेना से बेहद आशंकित थीं, जिसने इतनी आसानी से एक समुद्री जनजाति को नष्ट कर दिया था। उन्होंने जांच पड़ताल के लिए जासूस भेजे और साथ ही युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी। जासूसों द्वारा भेजी गई जानकारी काफ़ी हद तक सुसंगत थी, जिससे इस रहस्यमय शक्ति के अस्तित्व की पुष्टि हुई। हालांकि धातु का तैरता हुआ द्वीप आगे नहीं बढ़ा, बल्कि समुद्र के एक क्षेत्र में चुपचाप रुका रहा और यह अज्ञात था कि वह क्या करना चाहता था। अब जबकि दुश्मन के अस्तित्व की पुष्टि हो चुकी है, तो निष्क्रिय रूप से उनके हमारे दरवाजे पर आने का इंतजार करना बेहद मूर्खतापूर्ण होगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब वे अभी भी खुद को स्थापित कर रहे हों, तभी उन पर जोरदार प्रहार किया जाए। यदि रणनीति सही हो और समय उपयुक्त हो, तो दुश्मन का पूरी तरह से सफाया करना असंभव नहीं है। समस्या यह है कि यद्यपि आसपास की जनजातियां कमजोर नहीं हैं, फिर भी वे पवित्र ड्रैगन शहर के भयानक हथियारों के खिलाफ जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। भागते हुए समुद्री दानव योद्धाओं ने पवित्र ड्रैगन शहर के हथियारों की शक्ति को एक प्रलयकारी आपदा के समान बताया, कुछ ऐसा जिसे मनुष्य सहन नहीं कर सकते थे। ठीक इसी कारण से जनजातीय सरदारों ने संकोच किया, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि वे पवित्र ड्रैगन शहर का सामना करेंगे तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
शत्रु पर विजय प्राप्त करने पर भी अपने ही कबीले को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जो कि अत्यंत मूर्खतापूर्ण है। हालांकि अगर वे कार्रवाई नहीं करते हैं तो दुश्मन अनिवार्य रूप से उन्हें एक एक करके हराने की रणनीति अपनाएगा, जिससे अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। मास्टिफ ड्रैगन जनजाति एक चेतावनी भरी कहानी के रूप में काम करती है, जो उन्हें सतर्क रहने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही ये आदिवासी सरदार अपनी अपनी योजनाएं बना रहे थे, अचानक विशाल कचरा युद्धपोतों का एक समूह प्रकट हुआ, जिसके बाद बड़ी संख्या में छोटे कचरा जहाज आए, मानो एक चलता फिरता भूभाग समुद्र के एक बड़े क्षेत्र को ढक रहा हो। वे अंततः हीलिंग जनजाति के द्वार के सामने रुक गए, जिससे पूरी हीलिंग जनजाति में हाई अलर्ट की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि जब समुद्री आत्मा कबीले के प्रमुख ने कचरे से भरे युद्धपोत पर बने टोटेम चिन्हों को देखा तो वह कांप उठा और जल्दी से आगे बढ़कर उसका अभिवादन करने लगा। हाइड्रा जनजाति के सम्मानित स्वामियों, आपका स्वागत है। कृपया अंदर आइए और थोड़ी देर आराम कीजिए। उस विशालकाय युद्धपोत पर आश्चर्यजनक आभा वाले कई साधकों ने यह सुनकर हल्के से सिर हिलाया और जहाज से छलांग लगा दी। कुछ समुद्री आत्माएं जो इन पुराने युद्धपोतों की उत्पत्ति के बारे में जानती थीं, आपस में फुसफुसाने लगीं और दूसरे पक्ष के उद्देश्य के बारे में अटकलें लगाने लगीं। जल जगत की 3 सबसे शक्तिशाली जनजातियों में से एक होने के नाते हाइड्रा जनजाति बिना किसी कारण के यहाँ नहीं आई होगी, खासकर इतनी बड़ी संख्या में विशाल युद्धपोतों के साथ तो बिल्कुल नहीं। जब सभी लोग अटकलें लगा रहे थे, तभी अचानक किसी ने देखा कि आसपास के समुद्र में जहाज़ों के समूह दिखाई दे रहे हैं, जो घनी तरह से एक साथ जमा हुए लग रहे थे। कुछ ही समय बाद विभिन्न आकारों के एक कचरा ढोने वाले जहाज आ गए, जिन्होंने समुद्री आत्मा जनजाति के आसपास के समुद्र को पूरी तरह से भर दिया और उनकी आंखों में तरह तरह के टोटेम प्रतीक दिखाई देने लगे। उन परिचित आकृतियों को देखकर समुद्री आत्माएं अचंभित रह गईं, यह महसूस करते हुए कि आसपास की सभी समुद्री जनजातियों ने वास्तव में बड़ी संख्या में युद्धपोत और योद्धा भेजे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जनजातियां उस रहस्यमय दुश्मन से लड़ने के लिए एकजुट होने वाली हैं? समुद्र में बिखरे हुए समुद्री जीवों को देखकर समुद्री आत्मा जनजाति के सदस्य भयभीत हो गए। इन जनजातियों में लोगों की संख्या का अनुमान लगाने के बाद समुद्री आत्मा कबीले को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस समय यहाँ एकत्रित समुद्री अवशेषों की कुल संख्या 100,000 से अधिक हो गई थी। हालांकि ये प्रतिभागियों की अंतिम संख्या नहीं है, क्योंकि समुद्र और आकाश के संगम पर अभी भी बड़ी संख्या में पुराने युद्धपोत हैं जो लगातार समुद्री आत्मा जनजाति की दिशा में आ रहे हैं। ... इस समय हीलिंग जनजाति का चौक एक के बाद एक आए हुए कबीले के सरदारों से भरा हुआ था। उनमें से कई एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और गंभीर भावों के साथ दबी आवाज में बातें कर रहे थे। यहाँ तक कि कुछ आदिवासी सरदार, जिनके मन में अतीत में एक दूसरे के प्रति द्वेष था, उन्होंने भी इस समय उन्हें अनदेखा करने का नाटक किया और इसके बजाय चौक के केंद्र में बैठे हुए अपने शरीर पर हाइड्रा टैटू वाले कई शक्तिशाली साधकों को देखने लगे। ये हाइड्रा जनजाति द्वारा समग्र स्थिति का प्रभार संभालने के लिए भेजे गए प्रमुख व्यक्ति थे। उनमें से प्रत्येक का साधना स्तर एक स्वामी से भी अधिक था और उनका नेता तो 4 सितारा स्वामी था। मैंने सुना है कि हाइड्रा जनजाति के सभी साधकों के पास कुलीन वंश है और वे युद्ध में सहायता के लिए अन्य लोगों से शक्तिशाली प्राणियों को बुला सकते हैं। कहा जाता है कि उनकी जनजाति का सबसे शक्तिशाली सम्मन एक हाइड्रा है, जिसका आकार बेहद भयावह और शक्ति अकल्पनीय है। यही कारण है कि उन्होंने अपनी जनजाति का नाम हाइड्रा रखा, जो हाइड्रा के प्रति उनके उच्च सम्मान और विश्वास को दर्शाता है। यहाँ तक कि बुलाए गए प्राणियों को भी अगर अलग रख दें तो भी ये आदिवासी सरदार अपने प्रतिद्वंद्वी की 4 सितारा स्वामी के रूप में मौजूद ताकत को देखते हुए लापरवाही बरतने का साहस नहीं कर सकते थे। आखिरकार ऐसे भयानक साधक जल जगत में व्यवहारिक रूप से पौराणिक हस्तियां हैं और सामान्य समय में शायद ही कभी देखे जाते हैं, लेकिन उनका यहाँ होना ही यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि हाइड्रा जनजाति इस मामले को कितना महत्व देती है। यह मामला उनके अस्तित्व से जुड़ा है और हाइड्रा जनजाति इसे हल्के में नहीं ले सकती, खासकर तब जब उनकी कुछ अन्य योजनाएं भी हैं। इस समय यदि कोई भी विरोध करने या सहयोग करने से इनकार करने का साहस करता है तो उसे हाइड्रा जनजाति द्वारा निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। कौन जाने, पवित्र ड्रैगन सिटी के आने से पहले ही हाइड्रा जनजाति द्वारा उसकी हत्या कर दी जाए। इस बात को भांपते हुए जबरन भर्ती किए गए आदिवासी सरदारों ने तुरंत अपनी असंतोष की भावना को दबा दिया और ऐसा व्यवहार किया मानो वे बहुत सहयोगी हों। ये देखकर कुर्सी पर बैठे 4 सितारा स्वामी ने थोड़ा सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह इन कबीले के नेताओं के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट थे। हालांकि इस समय उनका मूड उतना शांत नहीं था जितना सतह पर दिखाई दे रहा था। दरअसल जल जगत की 3 प्रमुख जनजातियों में से एक हाइड्रा जनजाति पवित्र ड्रैगन शहर पर हुए आक्रमण को लेकर आम जनजातियों की तुलना में कहीं अधिक चिंतित थी। हाइड्रा जनजाति का लंबा इतिहास है और हालांकि इसने अनगिनत तूफानों का सामना किया है, लेकिन इसका ज्ञान अच्छी तरह से संरक्षित है। ठीक इसी वजह से हाइड्रा जनजाति को यह और भी स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि पवित्र ड्रैगन शहर पर आक्रमण का असली मतलब क्या था। जललोक टावर सिटी के विकास के लिए एक प्रशिक्षण स्थल है। ये समुद्री अवशेष कैद में पाले गए शिकार हैं,
जब भी टावर सिटी का कोई साधक यहाँ आता है तो यह नरसंहार की शुरुआत का संकेत होता है। इस पर बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। हालांकि इस आपदा ने बंद पड़े जल जगत के द्वार भी खोल दिए, जिससे इन समुद्री जीवों को भागने का मौका मिल गया। अगर वे इस मुश्किल से हासिल किए गए अवसर को भुनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हाइड्रा जनजाति अब इस जलमयी दुनिया में फंसी नहीं रहेगी और इस जेल जैसी जगह से पूरी तरह से बच निकलने में सक्षम होगी। उनके पूर्वजों से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार होली ड्रैगन सिटी इस जललोक में प्रवेश करने वाला पहला शहर नहीं था। उनसे पहले के वर्षों में अन्य शहर भी जललोक में प्रवेश कर चुके थे। सबसे हालिया घटना 200 साल से भी पहले हुई थी। उस समय वह शहर बेहद अहंकारी और अजेय था। उसने कई जनजातियों को नष्ट कर दिया था और कोई भी जनजाति उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसी क्षण हाइड्रा जनजाति आगे बढ़ी और समुद्र से विभिन्न छोटी बड़ी जनजातियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि एक संयुक्त सेना का गठन किया जा सके। समुद्री जनजातियों की व्यक्तिगत शक्तियों का लाभ उठाते हुए इस संयुक्त सेना ने घात लगाकर हमला करने की योजना बनाई और अंततः नगर राज्य को पराजित कर दिया। अध्याय 894 अवशेष कबीले की संयुक्त सेना। युद्ध भयंकर था, खून नदियों की तरह बह रहा था। अनगिनत समुद्री जीव छोटी मछलियों की तरह शहर के युद्धपोतों को घेरे हुए थे। समुद्र में लाशों का ढेर लग गया, जिससे अंततः सतह पूरी तरह से गाद से ढक गई और जहाजों का चलना असंभव हो गया। युद्ध में शामिल दोनों पक्षों ने लाशों से बने तैरते द्वीपों पर छलांग लगा दी और वहीं पर लड़ना जारी रखा। इन उन्मादी और निर्भीक समुद्री राक्षसों के हमले के आगे उस शहर के साधक एक के बाद एक गिरते चले गए और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते उनमें से बहुत कम लोग ही लड़ने में सक्षम रह गए। वे बाढ़ के पानी से घिरे हुए अलग थलग द्वीपों की तरह थे जो अंततः उग्र लहरों का सामना करने में असमर्थ रहे और पानी में समा गए। युद्ध के बाद बचे हुए सभी लोग अपने सामने के भयावह दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। चारों ओर देखने पर पता चला कि आसपास का समुद्र बहुत पहले ही गायब हो चुका था और उसकी जगह अनगिनत समुद्री जीवों के शव पड़े थे। एक मोटे अनुमान के अनुसार इस लड़ाई में जनजातीय गठबंधन के हताहतों की कुल संख्या 100,000 से अधिक थी और कई जनजातियों की पूरी आबादी का सफाया हो गया था। भारी जनसमूह से अभिभूत होकर लुचेंग परिवहन की सीमाओं के कारण मुश्किल से 10,000 लोगों तक ही पहुंच सका। शहर के किसानों की असाधारण शक्ति की यादें अभी भी समुद्री जनजातियों के मन में ताज़ा हैं। बहरहाल अंततः विजय समुद्री यात्रा करने वाले लोगों की ही हुई। युद्ध के बाद बुरी तरह घायल लेकिन अभी भी जीवित शहर निर्माण करने वाले किसानों के एक समूह को इन समुद्री जनजातियों द्वारा पकड़ लिया गया और फिर उन्हें क्रूर यातनाएं दी गईं। इन्हीं कैदियों के माध्यम से सीक्लैन को टावर सिटी वर्ल्ड के अस्तित्व के बारे में पता चला और यह भी कि जब फाउंडेशन प्लेटफॉर्म वाटर वर्ल्ड को 8वें स्तर के विदेशी युद्ध क्षेत्र के रूप में चुनेगा तो साथ ही एक विशाल टेलीपोर्टेशन पोर्टल भी खुल जाएगा। लुचेंग के साधकों ने इस विशाल टेलीपोर्टेशन पोर्टल का उपयोग करके पृथ्वी के छोरों को पार किया और इस जललोक में पहुंचे जो लुचेंग लोक से कितनी दूर है यह अज्ञात है। ये जानकारी मिलते ही हाइड्रा जनजाति पहले तो अचंभित हुई, फिर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि इस जललोक की कैद से भागने का उनका मौका आ गया है। बिना किसी झिझक के उन्होंने तुरंत जनजाति के सभी कुलीन योद्धाओं को टेलीपोर्टेशन पोर्टल के स्थान की ओर भेज दिया, इस उम्मीद में कि वे इसके माध्यम से जललोक से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जब समुद्री जीव द्वार पर पहुंचे और उत्साह से उसमें से गुजरने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि उन्होंने अपना उत्सव मनाने में बहुत जल्दबाजी कर दी थी। उन विशालकाय शहरों के साधकों के लिए आसानी से प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले टेलीपोर्टेशन पोर्टल समुद्र में रहने वाली जाति के लिए एक दुर्गम बाधा थे। उन्होंने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, वे प्रकाश की उस पतली झिल्ली के करीब नहीं पहुंच सके। इस मामले ने हाइड्रा जनजाति के सरदार को बहुत परेशान कर दिया, लेकिन जललोक से भागने का उनका एकमात्र मौका उनके सामने था, तो वे इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते थे। इसके कुछ समय बाद तक हाइड्रा जनजाति ने कई तरह के तरीके आजमाए, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। वह टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक खूबसूरत सपने जैसा था जो हमारे सामने था, फिर भी पूरी तरह से अप्राप्य था। समय धीरे धीरे बीतता गया और इस दौरान कोई अज्ञात घटना घटी जिसके कारण शहर को विदेशी युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा। समय सीमा नजदीक आने के बावजूद ये जललोक में प्रकट नहीं हुआ। इस दौरान हाइड्रा जनजाति ने पोर्टल पर अपना शोध कभी नहीं छोड़ा, लेकिन वे इसमें कोई खास प्रगति नहीं कर पाए। परिणामस्वरूप जैसे ही पोर्टल बंद हुआ, हाइड्रा जनजाति द्वारा बंदी बनाए गए और कई वर्षों से जललोक में फंसे शहर के सभी साधक तुरंत राक्षसों में बदल गए और उन पर उन्मादपूर्वक हमला करने लगे। और भी अधिक विनाश से बचने के लिए हाइड्रा जनजाति के पास अपने दिल को कठोर करने और उन सभी नगर निर्माण करने वाले साधकों को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो राक्षसों में परिवर्तित हो गए थे। यह मामला फिलहाल तो स्थायी रूप से समाप्त हो गया है, लेकिन जललोक को छोड़ने का विचार हाइड्रा लोगों का सबसे बड़ा सपना बन गया है। वे ठोस जमीन पर खड़े होने का अनुभव करना चाहते थे और शहर के किसानों द्वारा वर्णित असीम भूमि को देखना चाहते थे, साथ ही चारों ओर फैले फूलों, पौधों और पेड़ों को भी देखना चाहते थे।
हाइड्रा जाति, जो जन्म से ही जललोक से बाहर नहीं निकली है, भूमि के लिए एक अतृप्त लालसा रखती है, एक ऐसी लालसा जो उनके रक्त में समाई हुई है। आखिरकार हाइड्रा जनजाति इस दुनिया से संबंधित नहीं है। उनके पूर्वजों की मातृभूमि भी एक विशाल महाद्वीप थी, जहां पक्षी गाते थे और फूल खिलते थे, विशाल पर्वत श्रृंखलाएं और भव्य शहर थे। दुर्भाग्यवश उनका भाग्य यही है कि वे कभी अपनी मातृभूमि नहीं लौट पाएंगे और उस मनमोहक जीवन का अनुभव केवल उन पुस्तकों के माध्यम से ही कर सकते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही हैं। लगभग हर पीढ़ी के कबीले के नेता को पदभार ग्रहण करते ही बार बार यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने लोगों को इस पिंजरे से बाहर निकालकर वास्तविक भूमि पर ले जाने का रास्ता खोजें। जललोक अंततः उन्हें फंसा लेगा और केवल वास्तविक भूमि पर कदम रखने से ही हाइड्रा जनजाति और उसके वंशजों के जीवित रहने की कोई उम्मीद हो सकती है। इसलिए जब पवित्र ड्रैगन शहर पर आक्रमण की खबर आई, तो हाइड्रा जनजाति की पहली प्रतिक्रिया भय और हैरानी नहीं, बल्कि परमानंद और खुशी थी। उनकी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप अंततः उन्हें जललोक छोड़ने का एक और अवसर मिला। इसलिए हाइड्रा जनजाति ने तुरंत अपनी सेना को संगठित किया और अपने सभी युद्धपोत उत्पादकों को भेज दिया। उसी समय जनजाति से बड़ी संख्या में दूत निकले और अपने शासन के अधीन आसपास की छोटी और मध्यम आकार की जनजातियों के पास गए और उन्हें आदेश दिया कि वे अपने सभी योद्धाओं और युद्धपोतों को हाइड्रा जनजाति की सेना के साथ लड़ने के लिए भेजें। वे छोटे और मध्यम आकार के कबीले हाइड्रा कबीले का मुकाबला करने में असमर्थ थे, इसलिए उनके पास उनके अनिवार्य सैन्य सेवा आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाइड्रा जनजाति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर बड़ी संख्या में योद्धाओं और युद्धपोतों को इकट्ठा किया गया, जिनमें हथियार, उपकरण और आपूर्ति सामग्री थी। उन्होंने हाइड्रा जनजाति के बेड़े का अनुसरण किया और एक विशाल बल के साथ उस क्षेत्र की ओर कूच किया जहां समुद्री आत्मा जनजाति स्थित थी। शहर के किसानों की अपार शक्ति को जानते हुए हाइड्रा जनजाति अपनी वर्तमान शक्ति से संतुष्ट नहीं थी। इसके बजाय उसने रास्ते में अपनी सेना का विस्तार जारी रखा और रास्ते में आने वाली सभी जनजातियों को अपने साथ मिला लिया। जो भी जनजाति आत्मसमर्पण करने से इनकार करती थी, उसके खिलाफ तुरंत बलपूर्वक कार्रवाई की जाती थी, या तो उसे जीतकर या लूटकर, जिससे उन्हें युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सके। इस क्षेत्र में संसाधनों की प्रचुरता के कारण हाइड्रा जनजाति में बड़ी संख्या में साधक हैं और उच्च स्तरीय साधकों का अनुपात अत्यंत अधिक है। युद्ध में जाने वाले लगभग हर विशालकाय युद्धपोत की कमान एक उच्च स्तरीय साधक के हाथ में होती है, जो नौसैनिक युद्ध में कुशल कई साधक टीमों का नेतृत्व करता है। इतनी जबरदस्त ताकत के साथ अन्य दो प्रमुख जनजातियों के अलावा जल जगत में लगभग कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। जबरन भर्ती की प्रक्रिया में ऐसे लोग अवश्य ही होंगे जो आदेशों का उल्लंघन करेंगे, इसलिए लड़ाई अपरिहार्य थी। यद्यपि वे दोनों समुद्री जीवों के वंशज थे, फिर भी हाइड्रा जनजाति ने इन अवज्ञाकारी समुद्री जनजातियों से निपटने में कोई दया नहीं दिखाई। लगभग हर लड़ाई में खून खराबा होता था और लाशें और बिखरा हुआ कचरा समुद्र में हर जगह तैरता रहता था। ये क्षत विक्षत शरीर हाइड्रा द्वारा वश में किए गए समुद्री राक्षसों का भोजन बन जाते थे और एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती थी। विशेषकर जब तांग जेन अनुपस्थित थे, हाइड्रा जनजाति ने लगभग नरसंहार करते हुए लगातार 15 जनजातियों को नष्ट कर दिया। यद्यपि इसमें कुछ समय बर्बाद हुआ, लेकिन इसका प्रभाव स्पष्ट था। उन विद्रोही जनजातियों की दुर्दशा के बारे में जानने के बाद कई समुद्री जनजातियों ने हाइड्रा जनजाति की सहयोगी सेनाओं में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। जब आदिवासी योद्धाओं की कमी होती है, तो उनकी जगह आम आदिवासी निवासियों को शामिल किया जाता है। हाइड्रा जनजाति की नज़र में ये लोग युद्ध के मैदान में केवल बलि का बकरा होते हैं। हालांकि जब सैनिकों की संख्या एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, तो इसका युद्ध पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हाइड्रा जनजाति इस रणनीति को आसानी से नहीं छोड़ेगी। ठीक इसी कारण से समुद्री आत्मा जनजाति के सामने का समुद्री क्षेत्र सभी प्रकार के बेकार युद्धपोतों से भरा हुआ है और ऐसा लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है। स्टॉप अध्याय 895 समुद्री अवशेषों के सपने और दृढ़ संकल्प। इस अद्भुत दृश्य को देखकर हेलिंग लोग पूरी तरह से अचंभित रह गए। असंख्य पुराने युद्धपोतों से घिरी हुई समुद्री आत्मा जनजाति एक नाजुक पौधे की तरह थी, जो दुश्मन के एक ही हमले से पूरी तरह नष्ट होने के लिए पर्याप्त रूप से कमजोर प्रतीत होती थी। आखिरकार उस समय समुद्री जीवों की संख्या बहुत अधिक थी और समुद्री आत्मा कबीला पहले से ही हर जगह उन्हें देखकर अभिभूत हो चुका था। हालांकि जल जगत में संघर्ष और लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन वे आमतौर पर छोटे पैमाने पर होती हैं। हमारे सामने का ऐसा दृश्य वास्तव में जीवन में एक बार ही देखने को मिलता है। समुद्री आत्मा कबीले के कई सदस्यों ने इससे पहले कभी इतने सारे बाहरी लोगों को एक साथ इकट्ठा होते नहीं देखा था और उन्हें जो सदमा लगा वह अकल्पनीय था। दरअसल केवल समुद्री आत्माएं ही नहीं, बल्कि हाइड्रा जनजाति द्वारा जबरन भर्ती किए गए छोटे कबीलों के सदस्य भी सदमे से भर गए थे। वे इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस बार उनका सामना किस तरह के दुश्मन से हो रहा है, जिसके कारण हाइड्रा जैसी शीर्ष श्रेणी की जनजाति को अपनी पूरी ताकत जुटानी पड़ेगी। इतना ही काफी नहीं था, वे उन्हें युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर करने के लिए हर तरह के तरीके अपनाना चाहते थे।
थोड़ा सोचने पर ही यह आसानी से समझ में आ जाता है कि इस बार उनका सामना जिस दुश्मन बिला से हो रहा है वह काफ़ी ताकतवर है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जल्द ही एक भीषण युद्ध होना तय है। इस परिस्थिति में उनके जैसे तुच्छ छोटे कबीले मात्र बलि के पात्र हैं। ये जानकर इन छोटी जनजातियों के लोग बहुत चिंतित हैं और उन्होंने हाइड्रा जनजाति के पूर्वजों को 18 पीढ़ियों तक शाप दिया है। हालांकि इस समय उनके पास कोई और रास्ता नहीं था और वे केवल दांत पीसकर यहीं इंतजार कर सकते थे। साथ ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि जब युद्ध शुरू हो तो वे सावधान रहें और समुद्री हाइड्रा जनजाति द्वारा तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल न किए जाएं। हालांकि हाइड्रा जनजाति ने भी बड़ी संख्या में पुराने युद्धपोतों और उच्च कुशल जनजातीय योद्धाओं को तैनात किया था, फिर भी वह इस तरह की शीर्ष स्तरीय जनजाति को पंगु बनाने में सफल नहीं हुई। लेकिन छोटी जनजातियां अलग थीं। हाइड्रा जनजाति के दबाव में आकर उन्होंने अपने लगभग सभी संसाधनों को जुटा लिया, अपने सभी युद्धपोतों और जनजातीय योद्धाओं को भेज दिया। युद्ध क्षेत्र बेरहम है, एक भी गलत कदम आपकी पूरी जाति के विनाश का कारण बन सकता है। जिन आदिवासियों को जबरन लाया गया था वे अनिच्छुक और असंतुष्ट थे और उनका सरदार भी उतना ही निराश था। अपने सामने बैठे लगभग 1 दर्जन हाइड्रा जनजाति के साधकों को देखकर वे उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन दूसरे पक्ष की पहचान और ताकत को देखते हुए वे केवल मुंह खोने का नाटक कर सकते थे और चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि दूसरा पक्ष युद्ध की योजना बना रहा था। यह अज्ञात है कि क्या वह मन ही मन दूसरे व्यक्ति को कोस रहा था। जिस दुश्मन का हम सामना करने वाले हैं वह काफ़ी दुर्जय है। वे हमारी जल दुनिया की किसी जनजाति से संबंधित नहीं हैं, बल्कि टावर सिटी वर्ल्ड नामक एक बाहरी स्थान से आए हैं। 4 सितारा सरदारों में से प्रमुख ने सबसे पहले बात की, अपने चारों ओर मौजूद कबीले के सरदारों पर नजर डालते हुए और शांत स्वर में कहा। ये सुनकर कबीले के नेताओं के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए, उन पर तनाव, उत्तेजना और संदेह के भाव एक साथ उभर आए। कुछ तो बेचैन भी हो गए, मानो कुछ कहना चाहते हों लेकिन झिझक रहे हों। मेरे स्वामी, क्या सब कुछ जो आप कह रहे हैं, क्या वह सब सच है? एक मध्यम आकार की जनजाति का मुखिया अचानक खड़ा हो गया और उसने 4 सितारा लोकतांत्रिक नेता से पूछा कि प्रभारी कौन है। उसके स्वर में थोड़ी जल्दबाजी और संदेह झलक रहा था। कई वर्षों से समुद्री जीव जल जगत की इस जेल से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी असफल रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वे धीरे धीरे इस योजना को छोड़ चुके थे और यहीं किसी तरह अपना जीवन यापन करने के लिए खुद को तैयार कर चुके थे। हालांकि जल जगत में संसाधन सीमित हैं। अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद वे अपने लोगों का पेट मुश्किल से ही भर पाते हैं। दरअसल जरा सी भी गड़बड़ी मौत और भूखमरी का कारण बन सकती है। इसी बीच गहरे समुद्र में छिपे समुद्री राक्षस समय समय पर प्रकट होंगे और बिना किसी रोक टोक के कबीले के लोगों को निगल जाएंगे और उन्हें प्रताड़ित करेंगे। संरक्षकों के दबदबे के बावजूद कुछ शक्तिशाली जल राक्षस ऐसे भी थे जो उस दबदबे को नज़रअंदाज कर सकते थे और उन जनजातियों को बेरहमी से नष्ट कर सकते थे जिन्हें उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था। दरअसल ये जनजातियां जिनसे समुद्र में रहने वाले खानाबदोश ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं, वे भी बेहद दयनीय परिस्थितियों में रहती हैं। बस उनका जीवन समुद्र में रहने वाले खानाबदोशों के जीवन से थोड़ा बेहतर है। उन आदिवासी सरदारों के लिए वे लंबे समय से इस तरह के जीवन से तंग आ चुके थे, लेकिन चूंकि वे जललोक से बच नहीं सकते थे, इसलिए वे केवल दांत पीसकर इसे सहन करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हाइड्रा जनजाति उन्हें बताती है कि जिन दुश्मनों का उन्हें सामना करना है वे जल जगत के बाहर के दुश्मनों का एक समूह है, जिसका अर्थ है कि उनके पास इस पिंजरे से बाहर निकलने की संभावना है। अगर ऐसा सच में है तो भले ही हाइड्रा उन्हें युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर न करे, फिर भी वे उस संभावना के लिए लड़ेंगे। लेकिन क्या उसने जो कहा वह सच है? अन्य कबीले के सरदारों ने भी हाइड्रा जनजाति के 4 सितारा सरदार को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में प्रत्याशा और अनिश्चितता का भाव था। सभी लोग सांस रोककर उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। हालांकि 4 सितारा स्वामी से पूछताछ की जा रही थी, उन्होंने जरा भी नाराजगी नहीं दिखाई। इसके बजाय उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ शांत भाव से कहा, मैं इस तरह की बात पर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे पूरा यकीन है। आपको शायद ये पता ना हो कि 200 साल से भी अधिक समय पहले मेरी हाइड्रा जनजाति ने लूचेन के साधकों के साथ एक भयंकर युद्ध लड़ा था और उनमें से एक समूह को बंदी बना लिया था। उन्हीं से हमें बाहरी दुनिया के बारे में पता चला, जिसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़, अनगिनत तरह के भोजन और विशाल भूभाग थे जहां हम स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। 4 सितारा स्वामी का चेहरा लाल हो गया और उनकी आंखों में एक तरह की लालसा झलक रही थी, जो स्पष्ट रूप से ऐसे दृश्य के लिए तरस रही थी। और जिस शत्रु का हम सामना करने वाले हैं वह उसी दुनिया से आता है। अगर हम उन्हें हरा देते हैं तो हमारे पास जललोक से बाहर निकलने की संभावना होगी। ऐसे अवसर दुर्लभ होते हैं, कौन जानता है कि अगला अवसर आने में कितने 200 साल लग सकते हैं। इस समय 4 सितारा स्वामी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने उपस्थित कबीले के सरदारों पर एक नज़र डाली और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, सरदारों, मुझे विश्वास है कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि यह जललोक हमारे समुद्री कबीले के लिए लंबे समय तक रहने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त स्थान नहीं है।
हालांकि हम अभी मुश्किल से ही जीवित रह पा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ तो हमारे पास बचने के लिए कोई जगह नहीं होगी और अंततः हम इस अंतहीन सागर में दब जाएंगे। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी समुद्री जीव जाति की वंश परंपरा समाप्त न हो जाए, हमें एक नया रास्ता खोजना होगा और हमारे सामने प्रकट हुआ शत्रु ही हमारा एकमात्र अवसर है। इसके अलावा इस दुश्मन के प्रकट होने का उद्देश्य हमारी पूरी समुद्री जाति का सफाया करना है, इसलिए अगर हम कोई कार्रवाई नहीं भी करते हैं तो भी वे हमें जाने नहीं देंगे। ये लड़ाई अपरिहार्य थी, हमें इस लड़ाई को जीतना ही होगा, अन्यथा हम पूर्ण विनाश का सामना करेंगे। इस समय उसके आसपास के कबीले के सरदारों में उत्साह के लक्षण दिखाई देने लगे थे। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं, उनकी आंखें लाल हो गई थीं और उनका युद्ध बोध चरम पर था। वे पवित्र ड्रैगन शहर के साथ निर्णायक युद्ध शुरू करने के लिए बेताब थे। इस दौरान पास में मौजूद एक जादूगर ने एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके उनकी बातचीत को इतना बढ़ा दिया कि आसपास के पानी में रहने वाले सभी समुद्री जीव इसे स्पष्ट रूप से सुन सके। सभी समुद्री जीवों के दिलों में एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी, फिर वह फैल गई और समुद्र के ऊपर हवा में एकत्रित हो गई, जिससे समुद्री आत्मा जनजाति के चारों ओर का वातावरण घुटन भरा और भारी लगने लगा। सभी समुद्री जीव उत्साह से भरे हुए थे, उनकी आंखें लालसा से चमक रही थीं और उनमें एक भयानक लड़ाकू भावना झलक रही थी। हाइड्रा जनजाति के 4 सितारा स्वामी के शब्दों ने सभी समुद्री जीवों के दिलों में भूमि और प्रचुर भोजन की लालसा जगा दी थी। इस समय वे लड़ने की भावना से भरे हुए थे और होली ड्रैगन सिटी को हराने और उस जलकैरी से बचने के लिए बेहद उत्सुक थे जिसने उन्हें निराशा और क्षत विक्षत महसूस कराया था। पवित्र ड्रैगन शहर को पराजित करो और जल जगत से मुक्त हो जाओ। किसी ने ये वाक्य जोर से बोला और अचानक अनगिनत लोगों ने इसका जवाब दिया। फिर सारी आवाज़ें आपस में मिल गईं, जिससे और भी लोग उसमें शामिल हो गए। सब अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने लगे, उनकी आवाज़ें आसमान में गूंज उठीं। गर्जना सुनकर कबीले के सरदारों ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन फैसला कर लिया। धरती को हिला देने वाली गर्जना सुनकर 4 सितारा स्वामी मुस्कुराया और धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अचानक उसने जल जगत की शुद्धिकरण शक्ति की अवहेलना करते हुए एक भयावह आभा उत्पन्न की और जल स्तंभ के सहारे खुद को ऊपर उठाते हुए लगभग 30 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। उसने घनी आबादी वाले युद्धपोतों और उत्सुक समुद्री जीवों पर एक नज़र डाली, फिर अपनी बाहें उठाईं और दहाड़ा, पवित्र ड्रैगन शहर को पराजित करो और जल जगत से बच निकलो। हम जीतेंगे। ये सुनकर शेष समुद्री जीव खुशी से झूम उठे, अपने हथियार लहराते हुए उन्हें आकाश की ओर धकेलने लगे और साथ ही दहाड़ने लगे। पवित्र ड्रैगन शहर को पराजित करो और जल जगत से बच निकलो। जीत निश्चित है, जीत निश्चित है, जीत निश्चित है। स्टॉप्ड। अध्याय 896। एक विशाल सेना। जब जनसंख्या 10,000 से अधिक हो जाती है तो वह असीमित हो जाती है, जब जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो जाती है तो वह आकाश और पृथ्वी तक फैल जाती है। हाइड्रा जनजाति इस बार जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित थी और अपनी पूरी ताकत के साथ उसने जनजातीय सहयोगी बलों की एक ऐसी संख्या एकत्रित की थी जो 100,000 से कहीं अधिक थी। उन पुराने युद्धपोतों की संख्या ही 10,000 से अधिक हो चुकी थी। जब वे सब एक साथ एकत्रित होते थे तो वे एक चलते फिरते महाद्वीप की तरह दिखते थे, एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाता था। इसके अलावा ये कचरा ढोने वाले जहाज बड़ी संख्या में समुद्री जीवों को भी ले जाते हैं, जिनकी कुल संख्या 300,000 से अधिक होने का अनुमान है। जब इतनी विशाल सेना रवाना होती है तो दृश्य वास्तव में भव्य होता है। बाहर की ओर देखने पर समुद्र में बिखरे हुए रंग बिरंगे युद्धपोत दिखाई देते थे। हाइड्रा जनजाति के विशाल युद्धपोत के चारों ओर केंद्रित वे जललोक के जल में फैले हुए थे और लगातार आगे बढ़ रहे थे। समुद्र की सतह पर मौजूद इन कचरा जहाज़ों के अलावा महासागर के नीचे बड़ी संख्या में समुद्री राक्षस धीरे धीरे तैरते हुए कचरा जहाज़ों के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। ये सभी समुद्री राक्षस उन समुद्री जनजातियों द्वारा पालतू बनाए गए थे और उनमें काफ़ी युद्ध शक्ति थी। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस युद्ध में अपने साथ लाया गया था। उनमें दर्जनों समुद्री राक्षस शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक एक छोटे पहाड़ के आकार का था और मोटी पपड़ियों से ढका हुआ था। समुद्र से नीचे देखने पर केवल एक विशाल काली छाया धीरे धीरे चलती हुई दिखाई दे रही थी, जिसका आकार हाइड्रा जनजाति के विशाल युद्धपोतों से भी कहीं बड़ा था। सेना का अनुसरण करने वाले समुद्री वंशज अपने सामने मौजूद भव्य पंक्ति को देखकर भावुक हो गए और उनमें गर्व की लहर दौड़ गई। शुरू में उनके मन में थोड़ा सा डर था, लेकिन पवित्र ड्रैगन शहर की उत्पत्ति के बारे में जानने और अपनी सेना की ताकत को देखने के बाद वह डर पूरी तरह से गायब हो गया। इस समय इन आदिवासी योद्धाओं की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि वे तुरंत पवित्र ड्रैगन सिटी से मिलें और फिर उसे पूरी तरह से हराने के लिए एक भयंकर और रक्तपातपूर्ण युद्ध करें। समुद्र में रहने वाले कई बचे हुए जीवों ने भी इस विचार को साझा किया, जिसने पूरी सेना की लड़ने की भावना और हत्या करने के इरादे को और भी मजबूत कर दिया। इस समय हाइड्रा जनजाति के विशाल कचरा युद्धपोत के डेक पर जनजातीय सरदारों का एक समूह गंभीर भावों के साथ सामने समुद्र को देख रहा था।
यह अभियान बहुत विशाल था, जिसमें लाखों समुद्री जीव शामिल थे, जिनकी संख्या ही किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी थी। फिर भी उन्होंने अपनी सतर्कता कम नहीं की। चाहे वह हाइड्रा जनजाति हो जिसने अतीत में लूचेंग के साधकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, या वह जनजातीय प्रमुख जिसने पवित्र ड्रैगन शहर के हथियारों की भयावह शक्ति की अफवाहें सुनी थीं, वे सभी जानते थे कि आने वाली लड़ाई उतनी आसान नहीं होगी जितनी उन्होंने कल्पना की थी। निरंकुश सत्ता के सामने लोगों की संख्या निर्णायक भूमिका नहीं निभाती है। इन आदिवासी योद्धाओं की प्राथमिक भूमिका पवित्र ड्रैगन शहर के हथियारों को बांधे रखना था, जिससे आदिवासी साधकों को शहर पर निर्णायक हमला करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। ऐसे युद्धों में साधक ही वास्तविक मुख्य युद्ध शक्ति होते हैं। ये जानते हुए भी कि इस युद्ध में उनके कबीले के अनगिनत सदस्य मारे जाएंगे, कबीले के सरदारों के पास दांत पीसकर बलिदान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे जललोक को छोड़ने की संभावना से आकर्षित थे। मुझे उम्मीद है कि हाइड्रा जनजाति हमसे झूठ नहीं बोल रही है, वरना भले ही वे 3 प्रमुख जनजातियों में से एक हो, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। एक आदिवासी सरदार ने उदास चेहरे के साथ ये शब्द कहने के बाद अपनी पीठ पर रखे एक लंबे आयताकार बंडल की ओर देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और अनिच्छा दोनों झलक रही थीं। पैकेज के अंदर मौजूद वस्तु एक विशेष हथियार है जो उनके कबीले को सैकड़ों साल पहले संयोगवश खजाना बरसाने वाले एक जानवर से प्राप्त हुआ था। इसमें अत्यंत शक्तिशाली सामर्थ्य है। ये हथियार उनके कबीले का एक और खजाना है, रक्षक के अलावा, जिसका इस्तेमाल दुश्मनों को रोकने के लिए किया जाता है। इस बार युद्ध में भाग लेने के लिए विवश होकर कबीले के मुखिया ने एहतियात के तौर पर इस खजाने को भी बाहर निकाल लिया। हालांकि ये खजाना बेहद शक्तिशाली है, लेकिन इसके उपयोग सीमित हैं। अब इसे इस्तेमाल करने का सिर्फ एक ही मौका बचा है, इसलिए कबीले का मुखिया इसे इस्तेमाल करने में बहुत हिचकिचा रहा है। हालांकि जललोक छोड़ने के प्रलोभन का सामना करते हुए उसने गुप्त रूप से मन बना लिया था कि यदि जनजातीय गठबंधन प्रतिकूल स्थिति में आ जाता है तो वह जनजातीय गठबंधन के लिए जीत का अवसर पैदा करने के लिए इस खजाने का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगा। जललोक की कैद से बचने के लिए उसने लड़ने का फैसला किया। दरअसल शक्तिशाली हथियार लाने वाला केवल यही सरदार नहीं था, अन्य सभी जनजातियां, चाहे बड़ी हो या छोटी, सभी के पास अपने अपने तुरुप के पत्ते थे और उन सभी ने इस संयुक्त अभियान के लिए उनका इस्तेमाल किया। हाइड्रा जनजाति की प्रमुख जनजाति की सुदृढ़ नींव के कारण उनके पास मौजूद युद्धक हथियार इन छोटी जनजातियों के हथियारों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। हालांकि चूंकि अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, इसलिए वे इन्हें बाहरी दुनिया को आसानी से नहीं दिखाएंगे। हालांकि इन आदिवासी सरदारों को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उन कचरे से भरे युद्धपोतों पर काले कपड़े से ढकी विशाल वस्तुएं संभवतः वे गुप्त हथियार थे जिन्हें हाइड्रा जनजाति इस बार लेकर आई थी। जैसे ही सहयोगी सेनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं, कचरा ढोने वाले सबसे आगे वाले जहाज पर सवार एक भिक्षु ने अचानक अपनी नज़र समुद्र की ओर घुमाई। उसने समुद्र में हाथ डाला और एक अजीब मछली को बाहर निकाला जो डॉल्फिन जैसी दिखती थी। उसकी पूंछ लंबी थी, लेकिन वह केवल एक हाथ की लंबाई की थी। उस विचित्र मछली को पकड़ने के तुरंत बाद उसने अपना मुंह खोला और अलग अलग लंबाई की आवाज़ें निकाली, मानो वह कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। उस साधक ने सिर हिलाया, अपने वस्त्रों में से मछली जैसा सूखा भोजन निकाला और उसे उस अजीब मछली के मुंह में ठूंस दिया। फिर वह मुड़ा और एक छोटा झंडा फहराकर दूर स्थित कमान पोत को संदेश भेजा। ये देखकर संपर्क के लिए जिम्मेदार कमान पोत पर तैनात आदिवासी योद्धा ने तुरंत अपने बगल में खड़े 4 सितारा सरदार से कहा, दुश्मन के पदचिह्न आगे देखे गए हैं, जो हमसे लगभग 4 घंटे की समुद्री यात्रा की दूरी पर हैं। युद्धपोतों की सही संख्या अज्ञात है। जल जगत के समुद्री जीवों का भी समय मापने का अपना एक तरीका है, जो मूल जगत के तरीकों से बहुत अलग नहीं है। ये सुनकर सेना के प्रमुख 4 सितारा सरदार ने सोच विचार करते हुए अपने अधीनस्थों से कहा, उन्हें टोही जारी रखने और किसी भी समय दुश्मन की खुफिया जानकारी पर रिपोर्ट देने के लिए कहो। संकेत मिलते ही आगे चल रहे भिक्षु ने तुरंत उस अजीब मछली पर लयबद्ध ढंग से थपथपाया और फिर उसे समुद्र में छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मछली को समुद्र में डाला गया, एक और अजीब मछली लहरों के विपरीत दिशा में उसकी ओर दौड़ पड़ी। भिक्षु आश्चर्यचकित दिखे और उन्होंने उसे जल्दी से उठा लिया, फिर उस अजीब मछली की चीखों को ध्यान से सुना। रिपोर्ट और भी खबरें आई हैं। दुश्मन के युद्धपोतों की संख्या की पुष्टि हो गई है। 20 बड़े युद्धपोत, 2 तैरते हुए द्वीप युद्धपोत, सैकड़ों छोटे जहाज और उनके पीछे अनगिनत कबाड़ जहाज। ये सुनकर 4 सितारा सरदार ने हल्के से सिर हिलाया। मौजूदा हालात को देखते हुए कम से कम युद्धपोतों की संख्या के मामले में तो वे पहले से ही फायदे में थे। ये सोचकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई और उसने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया, मोर्चे पर तैनात जासूसों को गुप्त अभियान जारी रखने और दुश्मन की हर एक जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दो। आदेश मिलते ही एक और अजीब मछली को पानी में छोड़ दिया गया और फिर वह अविश्वसनीय गति से आगे समुद्र की ओर दौड़ पड़ी। डॉल्फिन के आकार की यह मछली हाइड्रा जनजाति द्वारा संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक समुद्री जीव है। ये समुद्र में बेहद तेज गति से चलती है और दसियों मील की दूरी को बहुत कम समय में तय कर लेती है।
उसी समय जनजातीय गठबंधन के आगे समुद्र में एक विशाल बेड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जनजातीय गठबंधन के विशाल आकार की तुलना में ये बेड़ा यद्यपि संख्या में थोड़ा छोटा था, लेकिन अपनी प्रभावशाली उपस्थिति के मामले में किसी भी तरह से कमतर नहीं था। तांग जेन द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त किए गए 20 युद्धपोत सभी आकारों के जहाज़ों द्वारा संरक्षित शांत समुद्र में नौकायन कर रहे थे। ये युद्धपोत होली ड्रैगन सिटी के गंभीर चेहरों वाले योद्धाओं से भरे हुए थे, जो पहले से ही युद्ध की तैयारी की स्थिति में थे। युद्धपोत के केंद्र में धातु के 2 तैरते हुए द्वीप विशाल लकड़ी के बेड़ों को दिशा देते हैं, जिन पर आउटबोर्ड मोटरें लगी होती हैं। इस समय ये बेड़े भी आकृतियों से भरे हुए थे, अर्थात साधारण कवच पहने हुए सेवकों की सेना। कुछ दूरी पर होली ड्रैगन सिटी लीजन के ठीक पीछे हजारों कचरा ढोने वाले जहाज चल रहे थे। कुछ नाविक जो कचरा ढोने वाले जहाजों में जगह नहीं पा सके, पानी में चप्पू चला रहे थे और लगातार आगे बढ़ रहे पवित्र ड्रैगन शहर का बारीकी से पीछा कर रहे थे। जैसे ही जनजातीय गठबंधन को होली ड्रैगन सिटी का पता चला, होली ड्रैगन सिटी, जिसने पहले ही जासूसों को भेज दिया था और टोही उपकरण तैनात कर दिए थे, को भी जनजातीय गठबंधन के ठिकाने का पता चल गया। लगभग पूरे समुद्र में फैले विशाल बेड़े को देखकर सभी के चेहरे गंभीर हो गए। STOPPE अध्याय 897 निर्णायक युद्ध से पहले का संघर्ष। वाह, ये समुद्री बर्बर तो बड़े निर्दयी हैं। धातु के तैरते द्वीप पर विशाल स्क्रीन पर होलोग्राफिक छवि देखते हुए होली ड्रैगन सिटी के एक अधिकारी ने अपना सिर हिलाया और तिरस्कारपूर्ण आवाज निकाली। उसकी छाती पर एक सोने का सितारा है, जो होली ड्रैगन सिटी की अधिकारी रैंक प्रणाली के अनुसार उसे एक प्रमुख अधिकारी बनाता है, जिसकी शक्ति एक सितारा लॉर्ड के बराबर है। जिन समुद्री बर्बरों का उन्होंने जिक्र किया, वह पवित्र ड्रैगन शहर के योद्धाओं द्वारा समुद्री जाति के बचे हुए लोगों को दिया गया नाम था। इन शब्दों से ही स्पष्ट होता है कि पवित्र ड्रैगन शहर के निवासी इन शत्रुओं को कुछ हद तक तुच्छ समझते थे। किसी भी समय आक्रमणकारी हमेशा एक मजबूत स्थिति में होता है, और जब वह पराजितों का सामना करता है तो स्वाभाविक रूप से उसमें थोड़ी श्रेष्ठता की भावना होती है। ये बुद्धिमान प्राणियों में पाई जाने वाली एक आम बीमारी है, और यहाँ तक कि शहर के योद्धा भी इससे अछूते नहीं हैं। होली ड्रैगन सिटी के अधिकारी की बातें सुनकर सभी लोग मुस्कुरा उठे। वहां मौजूद लोगों में मूल दुनिया से विभिन्न तकनीकी उपकरणों को संचालित करने के लिए भर्ती किए गए होली ड्रैगन सिटी के योद्धाओं के अलावा बाकी सभी लॉर्ड स्तर के साधक थे, जिनकी ताकत पर कोई संदेह नहीं था। उनके लिए किसी युद्ध के परिणाम को निर्धारित करने में संख्याएं अंतिम कारक नहीं होती हैं, खासकर आम लोगों के लिए जो अनिवार्य रूप से तोप का चारा होते हैं। उन्हें वास्तव में केवल उन जनजातियों के भिक्षुओं पर ही ध्यान देना चाहिए। हालांकि जललोक में साधना संसाधनों की कमी के कारण यहाँ साधकों की संख्या अत्यंत कम है और उनका स्तर भी सामान्यतः निम्न है। कई उच्च स्तरीय साधकों से सुसज्जित पवित्र ड्रैगन नगरी की तुलना में यहाँ उन्हें कोई लाभ नहीं है। अधिकारियों की हंसी के बीच सीने पर 2 स्वर्ण सितारों वाले काले कवच में एक लेफ्टिनेंट कर्नल मुस्कुराया और बोला, यद्यपि इन समुद्री बर्बरों के युद्धपोत जर्ज हैं, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। कहावत है, बहुत सारी चींटियां मिलकर हाथी को मार सकती हैं। एक बार जब ये आक्रमणकारी दल हमला कर देंगे तो भले ही हमारे पास हथियारों की अधिकता हो, हम निश्चित रूप से अप्रत्याशित हमले का शिकार हो जाएंगे और कोई न कोई गलती कर बैठेंगे, जिससे उन आदिवासी किसानों को हमारा फायदा उठाने का अवसर मिल जाएगा। पिछले कुछ दिनों में हमने जो जानकारी जुटाई है, उसके आधार पर यह पता चलता है कि इन जनजातियों के पास समुद्र की दरारों से प्राप्त अलौकिक हथियारों की एक बड़ी संख्या भी है, जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और अप्रत्याशित हैं। यदि वे आदिवासी किसान हमारे युद्धपोत के करीब आ जाएं और उन हथियारों का इस्तेमाल करें, तो निश्चित रूप से हमें जान माल का नुकसान होगा, इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ये सुनकर सभी के चेहरे पर तुरंत ही विचारमग्न भाव आ गए। ऐसे में क्यों न हम अपने हथियारों का फायदा उठाएं और उनके करीब आने से पहले ही हमला कर दें। इस तरह समुद्री बर्बरों के करीब आने से पहले ही उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे उनका मनोबल भी गिरेगा और युद्ध का दबाव भी कम होगा। होली ड्रैगन सिटी के एक युवा अधिकारी ने बोलना शुरू किया, और ये देखकर कि सभी लोग उसकी ओर देख रहे हैं, उसने आगे कहा, इसलिए मेरा सुझाव है कि पहले रिमोट कंट्रोल स्वचालित हथियारों का उपयोग करके इन समुद्री बर्बरों को उन्हीं की दवा का स्वाद चखाया जाए। फिर जब वे करीब आ जाएं, तो उन पर टॉर्पीडो, थर्मोबैरिक बम, आग लगाने वाले बम और अन्य हथियारों से हमला करें। जैसे ही वे हमारी मशीनगनों और ग्रेनेडों की मारक क्षमता के दायरे में आएंगे, हम बड़े पैमाने पर हमला करेंगे और फिर तेजी से फैलकर उन्हें घेर लेंगे। इससे एक क्रॉसफायर नेटवर्क बनेगा जो उन्हें पूरी तरह से जकड़ कर रखेगा। दुश्मन द्वारा खेती करने वाले दस्तों का उपयोग करके अचानक हमला करने और पानी के नीचे रक्षा कार्य के संबंध में हमें अनावश्यक नुकसान से बचने के लिए इन कार्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये सब कर लें तो हम असल में अजेय हो जाएंगे। ये सुनकर टायसन और अन्य लोगों से बात कर रहे तांग जेन ने मुस्कुराते हुए अधिकारी को सिर हिलाकर सहमति दी। फिर उन्होंने समूह की ओर देखकर कहा, क्या आपको इस हमले की योजना पर कोई आपत्ति है?
यदि नहीं तो हम इसे इसी तरह अंजाम देंगे। वे तो बस समुद्र के जंगली लोग हैं, उन्हें ज़्यादा गंभीरता से मत लो। तांग जेन की बातें सुनकर सभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उनके मन में जो हल्का सा दबाव महसूस हो रहा था वह उसी क्षण पूरी तरह से गायब हो गया। वास्तव में होली ड्रैगन सिटी के पास अब जो सैन्य शक्ति है उसके सामने ये समुद्री जनजातियां भला कैसे टिक पाएंगी। होली ड्रैगन सिटी के आत्मविश्वासी साधकों को देखकर तांग जेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और सम्मेलन कक्ष के बाहरी डेक पर चले गए और अपने बगल में आगे बढ़ रहे बेड़े को देखने लगे। वे आदिवासी किसान बेशक महत्वहीन हैं, लेकिन उनके संरक्षकों को गंभीरता से लेना होगा, अन्यथा उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तांग जेन ने सामने समुद्र की ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी गंभीरता थी और उसने अपने पीछे खड़े टायसन से शांत स्वर में कहा। इस समय अपने मानचित्र दृश्य में वह उस जनजातीय सेना को स्पष्ट रूप से देख सकता था जिसने लगभग पूरे समुद्री क्षेत्र को घेर रखा था। दरअसल जैसा कि उन्होंने कहा, हालांकि यह जल्दबाजी में गठित जनजातीय गठबंधन प्रभावशाली प्रतीत होता था, लेकिन अंततः ये केवल एक भीड़ थी और तांग जेन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि इन जनजातियों द्वारा बुलाए जाने वाले संरक्षकों को कम नहीं आंकना चाहिए। आखिरकार पकड़े गए काले ड्रैगन के अनुसार समुद्री जनजाति जितनी मजबूत होगी और उसकी रक्तरेखा की सांद्रता जितनी अधिक होगी, वह उतने ही शक्तिशाली जनजातीय संरक्षकों को बुलाएगी। इस बार दर्जनों जनजातियां एकजुट हो गई हैं। पहले से कौन जान सकता था कि उनके द्वारा बुलाए गए रक्षकों में से कोई ऐसा भी होगा जिसे तांग जेन भी पराजित नहीं कर सकता। दरअसल इस लड़ाई से पहले तांग जेन ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की भी तैयारी कर ली थी, ताकि इस लड़ाई में अपने स्तर से ऊपर के रक्षकों को अपनी ताकत का प्रदर्शन करने से रोका जा सके। हालांकि तांग जेन द्वारा विधि तारा को प्रज्वलित करने और 10 से अधिक शक्तिशाली विधि अनुप्रयोगों में महारत हासिल करने के बाद उसका आत्मविश्वास बेहद मजबूत हो गया है। इन नियमों पर भरोसा रखते हुए तांग जेन को पूरा विश्वास है कि वह उन शक्तिशाली रक्षकों को हरा सकता है या यहाँ तक कि मार भी सकता है, भले ही वे एक साथ प्रकट हों। जो लोग नियमों को नहीं समझते वे नश्वर ही रहेंगे, जो लोग नियमों को समझते हैं वे स्वर्ग को भी पार कर जाएंगे। इन नियमों के प्रयोग में महारत हासिल करने और उनकी गहरी समझ प्राप्त करने के बाद तांग जेन को पता था कि उसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही और वह उनके वास्तविक अर्थ को समझने के कगार पर था। वे राजा स्तर के साधक जिन्होंने नियमों की शक्ति में महारत हासिल नहीं की है, वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वे भी जो उससे एक स्तर ऊपर हैं। दरअसल राजा स्तर तक पहुंचने के बाद स्तर में वृद्धि केवल उन साधकों के लिए शक्ति में सुधार का एक असहाय साधन है जो नियमों की शक्ति में महारत हासिल नहीं कर सकते। स्तर बढ़ने पर भी एक सीमा होती है। एक बार साधना 3 सितारा राजा स्तर तक पहुंच जाए तो राजा स्तर तक उन्नति की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। यदि कोई नियमों की शक्ति को नहीं समझ पाता है तो वह हमेशा के लिए 3 सितारा राजा स्तर पर ही रहेगा, कोई प्रगति करने में असमर्थ रहेगा और अगले स्तर में प्रवेश करने में भी असमर्थ रहेगा। जो लोग नियमों की शक्ति में महारत हासिल कर लेते हैं वे एक विशेष स्तर में प्रवेश करेंगे जो राजा के स्तर से भी ऊपर होगा। तांग जेन को यह नहीं पता था कि लुचेंग के साधकों के राजा स्तर पर पहुंचने के बाद वे केवल स्तर बढ़ाने के लिए ही स्तर नहीं बढ़ा रहे थे। नियमों में महारत हासिल करना और नियमों की शक्ति को समझना ही इन साधकों का अंतिम लक्ष्य बन गया था। अंततः जब तक कोई जीवित रहता है उसका स्तर समय समय पर बढ़ता और सुधरता रहता है। हालांकि नियमों को समझने के लिए अवसरों और संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए उत्पत्ति पत्थर, जो नियमों की शक्ति को समझने में सहायक होता है, राजा स्तर के साधकों के बीच व्यापक रूप से वितरित किया जाता है। आधारशिला मंच द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार एक बार जब कोई राजा स्तरीय साधक किसी नियम में महारत हासिल कर लेता है तो वह उस नियम का उपयोग करके स्वयं को राजा स्तरीय उपाधि प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए धातु तत्व के नियम की शक्ति में महारत हासिल करने के बाद कोई व्यक्ति अपने राजा स्तरीय उपाधि में धातु तत्व के नियम की शक्ति से संबंधित शब्द जोड़ सकता है, ताकि लोग केवल उपाधि को देखकर ही बता सकें कि उसने किस प्रकार की नियम शक्ति में महारत हासिल की है। यदि फाउंडेशन प्लेटफॉर्म किसी राजा स्तरीय साधक की शक्ति की पुष्टि करता है और उनकी उपाधि को मान्यता देता है तो उनका नाम फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पर अंकित किया जा सकता है और पूरे युद्ध क्षेत्र के साधकों के बीच प्रसिद्ध हो सकता है। हालांकि ये स्थिति अत्यंत दुर्लभ है और यह कहा जा सकता है कि यह कुछ दशकों या सैकड़ों वर्षों में एक बार नहीं घटित होती। उदाहरण के लिए तांग जेन जिस जंगली युद्ध क्षेत्र में स्थित है वहां लगभग 200 वर्षों से कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ है जिसके पास विधिक उपाधि हो। ऐसी बातों का शायद ही कभी जिक्र होने के कारण ही तांग जेन, जो कानूनों की शक्ति को समझने के करीब है, आज तक इस जानकारी से अनजान है। जब तांग जेन गहन चिंतन में डूबा हुआ था तब तक धातु के तैरते द्वीप के कमान कक्ष में युद्ध योजना पहले ही तैयार हो चुकी थी। इस अभियान के उप कमांडर टायसन थे। योजना की समीक्षा करने के बाद उन्होंने इसे मंजूरी दे दी और तुरंत हमले शुरू करने का आदेश दिया। स्टॉप्ड। अध्याय 898 खून से सना हुआ स्वागत उपहार। हमले का आदेश मिलते ही 2 विशाल धातु के तैरते द्वीपों पर बड़ी संख्या में व्यस्त आकृतियां दिखाई दीं।
लकड़ी के विशाल बक्से खोले गए और फिर अजीबोगरीब आकार के विमानों को बाहर निकाला गया और डेक पर घनी तरह से व्यवस्थित किया गया। ये विमान लगभग 2 मीटर लंबे, चांदी सफ़ेद रंग के और चकाचौंध कर देने वाले होते हैं। इन्हें रिमोट कंट्रोल से ऊर्ध्वाधर उड़ान भरने और उतरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही तकनीशियनों ने स्टार्ट ऑप्शन चुना, विमान तुरंत गूंजने लगा और फिर डेक से हवा में ऊपर उठ गया, समुद्र के एक बड़े क्षेत्र को काले बादलों की तरह ढक लिया। जल जगत में उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने पर प्रतिबंध के कारण ये विमान समुद्र की सतह से लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ सकते हैं और इससे अधिक ऊपर नहीं उठ सकते। ऊपर से देखने पर विमानों के ये झुंड हवा में तैरती मछलियों के समूह की तरह दिखते थे, जो जनजातीय गठबंधन बलों को पछाड़ रहे थे। कुछ ही समय बाद विमान से भेजी गई तस्वीरें जहाज के तकनीशियनों के मॉनिटर पर दिखाई देने लगीं। युद्धपोतों का एक विशाल झुंड होली ड्रैगन सिटी लीजन के स्थान की ओर बढ़ रहा था। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली तस्वीरों के माध्यम से सभी ने समुद्री राक्षसों को कचरे से भरे युद्धपोतों का संचालन करते हुए और उनके चेहरों पर आश्चर्यचकित भावों को देखा। इन विमानों के खतरे को भांपते हुए युद्धपोतों ने उनके निकट आते ही तीरों और भालों की एक घनी बौछार शुरू कर दी। इन समुद्री जीवों की हरकतें स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं कि वे अपने विमान को समुद्र में गिराने का इरादा रखते हैं। ठीक उसी क्षण सबसे आगे उड़ रहा विमान अचानक फट गया, जिससे एक धीमी सी आवाज निकली और अनगिनत स्टील के गोले बाहर निकल आए। ये उड़ती हुई स्टील की गेंदें अचानक आए तूफान की तरह नीचे मौजूद सभी समुद्री जीवों को अपनी चपेट में ले लिया और भयानक गतिज ऊर्जा से भरी ये स्टील की गेंदें उन समुद्री जीवों के शरीर में भी घुस गईं। केले के पत्तों पर बारिश की बूंदों की आवाज की तरह खून की धुंध के गुच्छे अचानक ऊपर उठे और अनगिनत समुद्री राक्षस चीखते हुए गिर पड़े। उनके शरीर अनगिनत खूनी छेदों से छलनी हो गए थे। कभी साफ रहने वाला समुद्री जल पल भर में रंग बदल गया। जैसे ही पहला विमान फटा, ऐसा प्रतीत हुआ कि अन्य विमान भी संक्रमित हो गए और इन जर्जर युद्धपोतों के ऊपर हवा में एक के बाद एक फटते चले गए। चीनी नव वर्ष के दौरान पटाखों की गूंज की तरह एक के बाद एक। इन विस्फोटों के साथ साथ दर्द से भरी चीखें और विलाप भी सुनाई दे रहे थे। दोनों पक्षों के मिलने से पहले ही होली ड्रैगन सिटी ने बड़ी संख्या में उड़ने वाली मशीनों का इस्तेमाल करके जनजातीय गठबंधन को कड़ी चेतावनी दी। ये लघु विमान बहुत महंगे नहीं हैं और लाखों की लागत वाली मिसाइलों की तुलना में ये निस्संदेह अधिक लागत प्रभावी हैं। विमान में ले जाया जा रहा हथियार वास्तव में एक छोटा थर्मोबैरिक बम था। हालांकि थर्मोबैरिक हथियार मुख्य रूप से घर के अंदर के लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, फिर भी बाहर इस्तेमाल किए जाने पर उनमें काफ़ी विनाशकारी शक्ति होती है। इसके अलावा ये छोटा थर्मोबैरिक बम कोई साधारण हथियार नहीं है। इसे होली ड्रैगन सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से संशोधित किया गया है और इसकी मारक क्षमता को एक स्तर से अधिक बढ़ा दिया गया है। ऐसे भयावह हथियारों का सामना करते हुए सीमित सुरक्षा वाले बचे हुए कुछ समुद्री जीव प्रभावी बचाव करने में असमर्थ थे। उसी क्षण एक के बाद एक विमान विस्फोटित हो गए, जिससे जनजातीय गठबंधन में खून की लहर दौड़ गई। लोग गिरने लगे, नावें पलट गईं और चीखें हवा में गूंजने लगीं। समुद्री जनजातियों ने भले ही रक्षा के लिए अपनी ढालें उठा ली थीं, लेकिन वे साधारण ढालें इतने भयानक हथियार के वार को कैसे रोक सकती थीं। कई लोग दर्द से चीखते हुए अपनी ढालें उठाए बैठे थे, उनके शरीर से खून बह रहा था। जल्दी करो, उन्हें मार गिराओ। एक कबीले के सरदार ने क्रोधित होकर दहाड़ लगाए और एक भाला उठाकर उसे पूरी ताकत से आकाश में फेंक दिया। तेज चटकने की आवाज़ों की एक श्रृंखला के साथ हार्पून के संपर्क में आने वाले सभी विमान भारी बल के कारण समुद्र में चकनाचूर हो गए और अंत में सभी दिशाओं में उड़ते हुए सिर के बल समुद्र के पानी में जा गिरे। उन पुराने युद्धपोतों पर मौजूद आदिवासी जादूगरों ने एक के बाद एक सुरक्षात्मक ढालें खड़ी की, जिससे वे खुद को और अपने कबीले के लोगों को उनके भीतर सुरक्षित रख सकें। शुरुआती सदमे और दहशत के बाद आदिवासी गठबंधन अराजकता से उबर चुका है। इस समय शेष समुद्री जीव होश में आने के बाद आकाश से लगातार उड़कर आ रही उड़ने वाली मशीनों पर हमला करने लगे और जो कुछ भी उन्हें मिला उसे फेंकने लगे। आसमान में लगातार अधिक से अधिक हथियार दागे गए, जिसके कारण एक के बाद एक विमान नष्ट होते चले गए और समुद्र में जा गिरे। जललोक में उड़ान निषेध क्षेत्र होने के कारण समुद्र की सतह के करीब ही उड़ने वाले इन हथियारों की शक्ति काफ़ी कम हो गई थी। परिणामस्वरूप जब वे जनजातीय गठबंधन के ऊपर के हवाई क्षेत्र के पास पहुंचे तो 10 में से केवल 2 या 3 विमान ही सफलतापूर्वक विस्फोट करने में सक्षम हुए। इसके बावजूद इसने जनजातीय गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाया और इसके कारण उत्पन्न मनोवैज्ञानिक दबाव ने युद्ध शुरू होने से पहले ही जनजातीय गठबंधन को कुछ हद तक हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। जब आखिरी विमान को मार गिराया गया तो जनजातीय गठबंधन के आसपास का समुद्र तैरते हुए शवों से भर गया था और पुराने युद्धपोत छेदों से छलनी हो गए थे और हर जगह दर्द भरी चीखें और कराहें गूंज रही थीं। दोनों पक्षों के बीच संपर्क स्थापित होने से पहले ही होली ड्रैगन सिटी ने जनजातीय गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाया है। यदि वे वास्तव में आमने सामने आ जाते हैं तो नुकसान और भी अधिक होने की संभावना है।
कुछ क्षणों के लिए जनजाति के कई सदस्यों को पीछे हटने का एहसास हुआ। हालांकि समुद्र में बचे हुए कई लोग अनियंत्रित क्रोध से ग्रस्त थे, क्योंकि उनके रिश्तेदारों और साथियों की मौत ने उन्हें बुरी तरह से आघात पहुंचाया था। एक आदिवासी सरदार ने पानी से 2 टुकड़ों में टूटी हुई एक उड़ने वाली मशीन को उठाया, उसे बेरहमी से चकनाचूर कर दिया। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसने आक्रोश से भरी एक भयंकर दहाड़ लगाई। उसने पीछे उजड़े हुए समुद्र की ओर मुड़कर देखा, उसकी आंखों में गहरा दर्द और घृणा भरी हुई थी। कुछ ही मिनटों तक चले इस हमले से उनकी जनजाति के आधे लोग प्रभावित हुए, जिसके परिणामस्वरूप 100 से अधिक लोगों की मौत और घायल हुए। विस्फोट में उनके बेटे के दिल में भी स्टील की गोली लगी और अब उसकी भी मौत हो चुकी है। ये तो सिर्फ एक जनजाति के हताहतों का आंकड़ा है, अन्य जनजातियों को भी अलग अलग स्तर पर नुकसान हुआ है। कुछ मामलों में विमान विस्फोट के दौरान दागी गई स्टील की गोलियों से लगभग पूरी जनजाति घायल हो गई। अपने लोगों के शवों और चोटों को देखकर कबीले का मुखिया गुस्से से कांप रहा था। धिक्कार है पवित्र ड्रैगन नगर पर, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुमसे तुम्हारे खून का बदला लूंगा। दुर्भाग्यवश उस समय किसी ने भी छोटे कबीले के मुखिया की शपथ पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे सभी घायलों को बचाने और क्षतिग्रस्त युद्धपोत की मरम्मत करने में व्यस्त थे। हालांकि कई आदिवासी भिक्षु उस भयावह दृश्य को देखकर अभी भी स्तब्ध थे। खून से लथपथ समुद्री जल को घूरते हुए उनकी आंखें लाल हो गई थीं और वे दांत पीस रहे थे। पवित्र ड्रैगन शहर को पराजित करो और हमारे लोगों का बदला लो। कबीले का एक सदस्य अपने साथी के शव के पास से उठा, अपना साधारण हथियार उठाया और दांत पीसते हुए दहाड़ा। ये सुनकर पास के समुद्री कबीले के लोगों ने भी अपने हथियार उठा लिए, वही नारे लगाने लगे। उनकी आंखें खून से लाल हो गईं। वे चाहते थे कि वे अभी पवित्र ड्रैगन शहर पर धावा बोल दें और आखिरी दम तक लड़ें। पलक झपकते ही पूरा समुद्र प्रतिशोध की चीखों से गूंज उठा, जिससे हाइड्रा जनजाति के पहले उदास रहने वाले नेता के होठों पर धीरे धीरे एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने हाथ हिलाया और पवित्र ड्रैगन शहर की ओर दहाड़ते हुए कहा, सभी सैनिकों, गति बढ़ाओ। पवित्र ड्रैगन शहर से खरी खोटी सुनाकर लड़ो और अपने शहीद साथियों का बदला लो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सभी पुराने युद्धपोत एक साथ आगे बढ़े। उनकी गति पहले से दोगुनी से भी अधिक तेज थी। STOPPE अध्याय 899 मुठभेड़। नफरत और क्रोध से प्रेरित होकर ये समुद्री जीव पूरी तरह से भड़क उठे हैं। होली ड्रैगन सिटी के 2 हमलों के कारण इन समुद्री जनजातियों को भारी जानमाल का नुकसान हुआ। उनके पीछे समुद्र में उनके पूर्व साथियों और रिश्तेदारों के शव चारों ओर तैर रहे थे, जिन्हें खून की गंध से आकर्षित होकर आए समुद्री राक्षस खा रहे थे। इस विचार से उन्हें बहुत पीड़ा हुई। इस समय सभी समुद्री जीव आगे की ओर देख रहे थे, उनके दिल दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। उन्हें उम्मीद थी कि पवित्र ड्रैगन सिटी का बेड़ा जल्द ही प्रकट होगा और फिर वे एक अच्छी लड़ाई लड़ सकेंगे। उनके विचार में होली ड्रैगन सिटी द्वारा एक विस्फोटित विमान से मारा जाना बेहद अपमानजनक था। लेकिन उनके चले जाने के कुछ ही समय बाद दूर से एक और भिनभिनाहट की आवाज आई, जो धीरे धीरे तेज होती गई। बमबारी का सामना कर चुके समुद्री जीवों ने तुरंत अपने भाव बदल लिए और सामने समुद्र की ओर देखने लगे। समुद्र की सतह पर तैरती हुई और चकाचौंध भरी चांदी जैसी रोशनी बिखेरती हुई वस्तुओं का एक बड़ा समूह तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। इस पवित्र ड्रैगन शहर को धिक्कार है, क्या इन्हें जरा भी शर्म नहीं है? फिर से यही चाल चल रहे हैं। एक कबीले का सरदार क्रोधित हो उठा और अपने आदमियों की ओर मुड़कर दहाड़ते हुए बोला, अपनी सुरक्षा में ढील दो। पवित्र ड्रैगन शहर पर हमला जल्द ही फिर होने वाला है। उसके अनुस्मारक के बिना भी सभी समुद्री जीवों ने पहले ही अपने हथियार पकड़ लिए थे। उनकी निगाहें पास आती हुई चांदी जैसी रोशनी पर टिकी हुई थीं। पलक झपकते ही चकाचौंध भरी चांदी जैसी रोशनी उन पर छा गई और उनके सिर तक पहुंच गई। किसी के संकेत दिए बिना ही इन समुद्री जीवों ने अपने हथियार उठाए और उन्हें आकाश में उड़ने वाली मशीनों पर फेंक दिया। हालांकि कुछ लोग काफी हैरान थे, क्योंकि पिछली स्थिति के अनुसार विमान को उनके सिर के ऊपर से गुजरने के तुरंत बाद विस्फोट हो जाना चाहिए था। लेकिन अब तक वे विमान पूरी तरह स्थिर रहे हैं। यहाँ तक कि जब उन पर हथियारों से हमला हुआ, तब भी वे केवल समुद्र में गिरे और अपेक्षित विस्फोट नहीं हुआ। धिक्कार है, अब क्या हो रहा है? जनजाति का एक सदस्य हैरान परेशान सा दिख रहा था। उसने कचरे के जहाज पर गिरी एक उड़ने वाली मशीन को उठाया और उत्सुकता से उसकी जांच की। लेकिन उन्होंने विमान पर एक छोटा पारदर्शी घन देखा, जिस पर अजीबोगरीब संख्याएं लगातार उछलती रहती थीं। लगातार बदलते आंकड़ों को देखकर उसे अचानक किसी कारणवश घबराहट महसूस होने लगी। ठीक उसी समय लगातार ऊपर नीचे हो रही संख्याएं अचानक रुक गईं। पहले से ही चकनाचूर हो चुके विमान से अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद उसके अंदर से अनगिनत स्टील की गेंदें निकलीं और आसपास के कचरा जहाजों और समुद्री राक्षसों को ढक लिया। जैसे ही यह विमान फटा, समुद्र में हुई दुर्घटना में मारे गए और पानी पर तैर रहे अन्य विमानों ने भी तेज आवाजें की और स्टील के गोले सभी दिशाओं में बिखर गए। स्पष्टतः होली ड्रैगन सिटी ने इस बार एक चाल चली थी, एक विलंबित विस्फोट उपकरण लगाकर, जिसने जनजातीय गठबंधन को चौंका दिया और उन्हें एक और करारा झटका दिया।
हमलों की इस लहर में अनगिनत लोग घायल या मारे गए। इस बात का एहसास होने पर जनजातीय गठबंधन के कमांडरों और जनजातीय सरदारों को बेहद शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस हुआ। इस तरह से खेला जाना वाकई बहुत अप्रिय है। धिक्कार है उस कमीने पर। सहयोगी सेनापति, जो अब तक भावहीन बना हुआ था, घायल और मृत कबीलेवासियों को देखकर अपना क्रोध रोक नहीं पाया। वह अचानक अपनी कुर्सी से उठ बैठा और गुस्से से दहाड़ उठा। मेरा आदेश आगे पहुंचाओ, हताहतों की परवाह किए बिना पूरी गति से आगे बढ़ो। उसे पहले ही यह पता चल गया था कि होली ड्रैगन सिटी का इरादा औपचारिक युद्ध से पहले जनजातीय गठबंधन के मनोबल को गिराना था, जिससे उनकी जीत की संभावना काफी बढ़ जाएगी। लेकिन हाइड्रा जाति के उन लोगों के लिए जो जललोक को छोड़ने का सपना देखते हैं, इन हताहतों से क्या फर्क पड़ता है जब तक कि वे इस पिंजरे से बच निकल सकते हैं। पूरी रफ्तार से उनके रवाना होने के कुछ ही समय बाद अचानक क्षितिज पर, जहां समुद्र आकाश से मिलता है, एक विशाल छाया दिखाई दी। ये पवित्र ड्रैगन सिटी लीजन थी जो उनका इंतजार कर रही थी। अपने लक्ष्य को देखते ही समुद्री जीव एक साथ दहाड़ उठे और एक बार फिर अपनी गति बढ़ा दी, मानो धनुष से छोड़े गए तीर पवित्र ड्रैगन सिटी लीजन की ओर तेजी से बढ़ रहे हों। लेकिन जैसे जैसे वे करीब आते गए, आखिरकार उन्हें दुश्मन के युद्धपोत का आकार दिखाई दिया और वे सदमे से अपनी सांस रोक नहीं पाए। दुश्मन के युद्धपोत इतने विशाल थे कि उनके सामने हाइड्रा जनजाति के विशालकाय युद्धपोत छोटी नावों जैसे प्रतीत होते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये युद्धपोत स्पष्ट रूप से धातु के बने थे। जल जगत में धातुएं एक मूल्यवान संपत्ति होने के साथ साथ प्रतिष्ठा और रुतबे का प्रतीक भी हैं। इन समुद्री जनजातियों में भी खेती करने वालों के केवल एक छोटे से हिस्से के पास ही धातु के हथियार और कवच होते हैं। आदिवासी योद्धाओं और भिक्षुओं में से लगभग 90% विभिन्न सामग्रियों से बने उपकरणों का उपयोग करते थे, जो मारक क्षमता और सुरक्षा के मामले में धातु के उपकरणों की तुलना में स्पष्ट रूप से निम्न स्तर के थे। ऐसा नहीं है कि वे इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बल्कि यह धातु बहुत ही दुर्लभ है। हालांकि उनके सामने मौजूद होली ड्रैगन सिटी के बेड़े में पूरी तरह से धातु से बने युद्धपोत थे। इस तथ्य ने शेष समुद्री जनजातियों को बेहद ईर्ष्या महसूस कराए। उन्हें शुरू में इस बात पर कुछ संदेह था कि होली ड्रैगन सिटी की उत्पत्ति जल जगत के बाहर से हुई है, लेकिन इन धातु के युद्धपोतों को देखकर उनके सारे संदेह तुरंत दूर हो गए। जललोक में इतनी मात्रा में धातु मिलना असंभव है, इसलिए हाइड्रा जनजाति झूठ नहीं बोल रही थी। वे जललोक के बाहर की किसी दुनिया से आए थे। ये जानकर सभी समुद्री जीवों की आंखें चमक उठीं और उनके दिल उत्साह से भर गए। आगे बढ़ो और उन सबको मार डालो। हमें इस लड़ाई को जीतना ही होगा, तभी हम इस जलीय दुनिया की कैद से बच सकते हैं। आकाश में एक बुलंद आवाज गूंजी। यह आवाज गठबंधन के प्रभारी जनजातीय गठबंधन बलों के कमांडर की थी। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनकी तलवार पहले से ही खींची हुई थी, जो सीधे पवित्र ड्रैगन सिटी के बेड़े की दिशा में तनी हुई थी। मारना, उसकी प्रतिक्रिया असंख्य समुद्री जीवों की कान फाड़ देने वाली गर्जना थी। वे पागलों के एक समूह की तरह थे जो कचरे से भरे युद्धपोत के विभिन्न हिस्सों से चिपके हुए थे, लगातार अपने हथियार लहरा रहे थे और उन्मादी गर्जना कर रहे थे। हवा से देखने पर जनजातीय गठबंधन जमीन पर लेटे हुए जानवर की ओर दौड़ती हुई चींटियों के एक अंतहीन झुंड की तरह दिख रहा था। तभी होली ड्रैगन सिटी लीजन की दिशा से सफेद पानी की लहरें अचानक प्रकट हुईं और तेजी से जनजातीय गठबंधन के स्थान की ओर बढ़ने लगीं। अरे नहीं, दुश्मन ने एक और हमला कर दिया है। तेजी से आती लहरों और पानी के नीचे तेजी से चलती अंधेरी परछाइयों को देखकर एक आदिवासी सरदार ने अपने बगल में खड़े सहयोगी कमांडर पर घबराहट से चिल्लाया। अगर हम आगे बढ़कर हमला करेंगे तो वे स्वाभाविक रूप से हमला करेंगे, ये तो सामान्य बात है। सहयोगी कमांडर के कुछ बोलने से पहले ही हाइड्रा जनजाति के एक व्यक्ति ने चिंतित कबीले के मुखिया की ओर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, हमारे हथियार अभी उनसे बेहतर नहीं हैं, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनके और करीब जाते रहें। तभी हमें उन्हें हराने का मौका मिलेगा। हमलों से बचने के लिए बेताब होकर भाग रहे जर्जर युद्धपोतों को देखकर, जिन पर भयभीत भाव थे, हाइड्रा जनजाति के साधक ने व्यंग्यपूर्वक कहा, चूंकि यह युद्ध है, इसलिए हताहत होना अपरिहार्य है। लेकिन अगर हम पवित्र ड्रैगन सिटी को हरा देते हैं तो कुछ लोगों के मरने से क्या फर्क पड़ता है? आप ये सुनकर कबीले के मुखिया ने हाइड्रा कबीले के साधक को गुस्से से घूरा। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, उसके बगल में खड़े अन्य कबीले के मुखियाओं ने उसे मजबूती से पीछे खींच लिया। वह कुछ क्षणों तक संघर्ष करता रहा, फिर अंततः असहाय होकर आह भरी और आक्रोश से भरे चेहरे के साथ मुंह फेर लिया। ये देखकर हाइड्रा जनजाति के साधक ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से नाक सिकुड़ी और जब उसने पवित्र ड्रैगन सिटी के बेड़े की दिशा में ऊपर देखा तो उसकी आंखों में उत्साह का एक संकेत दिखाई दिया। ठीक उसी समय सफेद रेखाओं ने जनजातीय गठबंधन के शिविर में धावा बोल दिया और फिर एक कान फाड़ देने वाला शोर मचा दिया। स्टॉप्ड।